अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल गर्क आशिकी आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। तुम तुम बस यही करते रहना, कोशिश ना करना। हुरैन ने दिल मिलाकर टाइप किया था और उसके जवाब का इंतज़ार करने लगी। चंद मिनट बाद ही उसका जवाबी पैगाम मौसूल हुआ। तो क्या करूं? रिश्ता लेकर आया था ना? क्या कहा था तुम्हारी बहन और बहनोई ने? हम किसी कंगले के हाथ में रिश्ता नहीं देते। तो तुम यार कोई छोटी मोटी ही नौकरी कर लो। क्या मॉडल अदाकार इतनी आसानी से बना जाता है? हुरैन को समझ नहीं आ रही थी कि इबाद को कैसे समझाए। दूसरी तरफ वो कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं था। यार, मेरा ख्वाब है ये। इबाद का रटा रटाया जवाब देखकर वो भुना गई। फिर मेरा मिलना भी एक ख्वाब ही समझो। वो पैगाम भेजकर मोबाइल बंद करके तकिया दुरुस्त करके लेट गई और ना चाहते हुए भी उसकी आंख से एक आंसू निकलकर तकिए में जज्ब हो गया। उसने सख्ती और मजबूती से अपनी आंखों को रगड़ा था और आगे का लाया अमल तरतीब देने लगी। उसकी बहनोई की दुबई में नौकरी लग गई थी। सारी सहूलियात के साथ साथ फैमिली को साथ रखने की भी सहूलत दी गई थी। बहनोई राबिया को अपने साथ ले जाना चाहता था और राबिया भी जाना चाहती थी, और हुरैन उसको हक बजाने भी समझती थी। भला एक घर बार छोड़कर वो हुरैन के साथ क्यों रुकती? अलमुख्तसर वो दोनों चाहते थे बिना कोई ज़्यादा खर्चा वर्चा किए हुरैन की अच्छे और महज़ब घराने में शादी हो जाए। लड़का सही कमाता खाता हो और हुरैन को भी खुश रख सके। यानी वो इस ज़माने में मौजज़ा चाहते थे और ये मौजज़ा होकर नहीं दे रहा था, जिस वजह से आए दिन घर में तलखी बढ़ती जा रही थी। और इस तलखी की वजह बिना किसी शको शुबे के वही थी। अगले दिन सुबह रासिम के ऑफिस जाते ही हुरैन बाहर आई थी। राबिया ने उसको देखकर स्पाट चेहरा कर लिया था और अपने लिए चाय निकालने लगी। लेकिन राबिया ने कन अखियों से उसके हाथ में फाइल और दूसरे कांधे पर पर्स को देखा था, मगर हुरैन को नाश्ते के लिए टेबल की तरफ आने के बजाय बाहर जाते देखा तो ठटकी। कहाँ जा रही हो? नौकरी ढूंढने और ठिकाना देखने। हुरैन का लहजा लठ मार था। ठिकाना रहने देना, तुम यहाँ ही रहोगी। तुम्हारे भाई ने कहा है पीछे ये घर खाली ही रहेगा, तो उसकी देखभाल कैसे होगी? अलबत्ता फरागत के लिए नौकरी करना चाहती हो तो इजाज़त है। राबिया ने बर्तन समेटते हुए अपने लहजे में थोड़ा प्यार समोया था, मगर लफ्ज़ों का सही चुनाव नहीं कर पाई। हुरैन के गले में एक गोला सा अटक गया था और आंखें नम हो गईं। काश राबिया तुम ये कहती कि मैं अकेली कैसे रहूंगी। उसके लहजे में बेबसी और अफसोस था। राबिया ने उसको चौंक कर देखा। अब रिश्ते ढूंढ तो रहे हैं तुम्हारे लिए, मगर मगर आप एक मुआवजा देखना चाहते हैं, रिश्ता नहीं। उसने तल्खी से राबिया की बात काटी थी। तमीज से बात करो हुरैन। अच्छा, सही, ठीक है, मैं जा रही हूँ, और एक बार नौकरी मिल जाए तो ये घर भी आपको मुबारक हो। हुरैन ने एक गहरा सांस लेकर खुद को नॉर्मल करना चाहा था। सिर्फ बीए पास पर आजकल नौकरी नहीं मिलती। भूखे पेट फिरना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं। राबिया ने तेजी से तंज किया था। तो आप कौन सा मुझे भरे पेट भेज रही हैं? और हाँ, रही धक्कों की बात, वो मंजूर है, मगर इस घर की देखभाल नहीं। उसने जहरीली मुस्कुराहट लबों पर सजाकर दो बदो जवाब दिया, जिससे राबिया क्लस कर रह गई। कदम कदम पर साबित करती हो कि सौतेले कभी सगी नहीं होते। राबिया की बात से वो 100% मुत्तफिक थी। दोनों ने कभी एक दूसरे को ऐसा मान ही नहीं दिया था कि वो सगों वाला प्यार कर सकें। बिल्कुल इसीलिए ही तो मुझे अंदाज़ा है बाप एक ना होता तो 3 टाइम का खाना भी आप ना देती, हुरैन ने कहा था, और राबिया को पीछे भुनाते हुए छोड़ते निकल चली गई थी। अम्मी, मैं जा रही हूँ। रानिया नज़ाकत से साड़ी संभालती अंदर आई थी। हल्के पर्पल कलर की शिफॉन की साड़ी, जिसमें से उसके ब्लाउज का नीला कलर और 5 इंच की बाजू से उसके गोरे मगर सेंडोल बाजू भी साफ नजर आ रहे थे। हाथ ऊपर को उठाती तो बगल का नज़ारा भी हो जाता। आपने नाश्ता कर लिया? वो सुबह रवि से चलती उनके बेड के सामने रखे सोफे पर टिक गई।
शहनाज ने उसका हुलिया देखकर बुरा सा मुंह बनाया। इन्हें रानिया का ऐसा पहनावा सख्त नापसंद था। कितनी बार कहा है ऐसे अजीब अजीब लिबादे मत पहना करो। घर में एक जवान देवर भी है। और शहनाज ने नरम से लहजे में टोका था। बहरहाल वो नागवारी जाहिर कर नहीं सकती थी, मगर रानिया ने सर झटक कर उनकी बात काटी, क्योंकि इनसे लड़ना वो भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। देवर से याद आया, अम्मी, खिजर को जगा दिया था आपने? उसकी मीटिंग थी आज। रानिया ने उनकी बात को गोल करके माथे पर हाथ मारा था। नहीं, शायद अभी भी सो रहा है। शहनाज ने उसकी बात को गोल करना महसूस करके नागवारी से कहा, मैं जगाती हूँ उसको। वो अपनी साड़ी का पल्लू अपनी कमर के गिर्द लपेट कर उठी। तुम खिजर के कमरे में मत जाओ, तुम अपने प्रोडक्शन हाउस जाओ, कहीं लेट ना हो जाए। मैं उठा दूंगी उसे। शहनाज बेगम किसी मसलहत के तहत बोल पड़ी। मुंह फेरे खड़ी रानिया का चेहरा स्पाट हुआ था और आंखों में नागवारी की झलक थी, मगर जबरन लबों पर मुस्कुराहट सजाकर मुड़ी। जी अम्मी, वैसे भी प्रोड्यूसर होना आसान तो है नहीं, बहुत थक जाती हूँ, जबकि साथ घर की जिम्मेदारी भी हो। उसने किस कदर जताते लहजे में कहा था और पल्लू झटकती बाहर निकल गई। पीछे शहनाज बेगम ने थक कर सर बेड क्राउन से लगाया था। अहमर और खिजर उनके दो बेटे, दोनों को सलीम साहब और शहनाज ने मोहब्बत से पाला पोसा था। 6 साल पहले जब खिजर ने मेडिकल में दाखिला लिया तो सलीम साहब कैंसर के मर्ज से हार कर शहनाज को अकेला छोड़ गए थे। बहुत दिन शहनाज को खुद को संभालने में लग गए। फिर संभल गई तो दिल में ख्याल आया, क्यों ना अहमर की शादी कर दी जाए। वैसे भी अब उनकी बूढ़ी हड्डियों से काम नहीं होता था। उनकी देवरानी कुदसिया अपनी बेटी बिनिश के लिए अहमर को चाहती थी और इस बात से पूरी तरह वाकिफ शहनाज बेगम ने कुदसिया के सामने उसकी सांवली बेटी बिनिश, जो फिलहाल मैट्रिक में थी, अपने दोनों खूबसूरत बेटों से मुआवजा बड़े तल्ख अंदाज में किया तो कुदसिया बेगम का दिल जिठानी के ऐसे मगरूराना रवैये पर किरची किरची हो गया था और उन्होंने तय किया वो अपनी बेटी बिनिश की शख्सियत को ऐसा बनाएंगी कि उसका सांवला रंग कभी उसके लिए तज़हीक का निशाना न बने। 1 साल बाद अहमर ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद प्रोडक्शन हाउस बना लिया और उसके प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले ड्रामे मकबूल होने लगे। शहनाज बेगम की गर्दन में मजीद श्रेया फिट हो गया था और वो शुद्ध मुद्द से अहमर की हम पल्ला लड़की तलाश करने लगी, मगर अहमर को रानिया भाग गई थी और रानिया मादर पदर आज़ाद एक छोटी मोटी मॉडल थी और अहमर की मुलाकात उससे ड्रामे की शूटिंग के दौरान हुई थी, जिसमें वो एक सीन के लिए ली गई थी। अहमर उसको देखते ही उस पर फिदा हो गया था और रानिया अहमर की खूबसूरती और दौलत से। अहमर ने इजहार मोहब्बत करने और रानिया के इकरार करने के बाद फ़ौरन ही शहनाज बेगम से बात की थी। शहनाज बेगम तो पहले ही अहमर के शोबिस दुनिया से जुड़ने पर थोड़ी नाला रहती थीं। ये सुनकर तो उनका जो डर था कि अहमर को कोई बेहया ड्रामों में काम करने वाली न फंसा ले, सच साबित हुआ था। उन्होंने मनाने की कोशिश भी की, मगर अहमर अपनी बात पर डट गया था। रानिया का जादू सर चढ़कर बोलता तो अहमर रूठ कर 2 दिन घर न आता। बिलाखिर शहनाज बेगम को हथियार डालने पड़े और उन्होंने रानिया के लिए हामी भर दी। रानिया उनकी सोच के बरअक्स एक अच्छी बहू साबित हुई थी। उसने शहनाज बेगम के सारे खदशात मिटा दिए थे, मगर रानिया के पहनावे पर उनको एतराज़ था, क्योंकि खिजर की मौजूदगी में ऐसे लिबास मुनासिब नहीं लगते थे। शहनाज ने ढके छुपे लफ्ज़ों में उसको मुतअद्दिद बार समझाने की कोशिश की थी। वो कुछ दिन तमीज़ वाले कपड़े पहनती और फिर पुरानी डगर पर वापस। रानिया अहमर और खिजर का बहुत ख्याल रखती थी और हर काम टाइम पर हो जाता था। फिर शादी के 1 साल बाद अहमर और रानिया की ज़िंदगी में जैन आया तो पूरे घर में बच्चे की किलकारियाँ शहनाज बेगम सब भूल गईं। खिजर की भी हाउस जॉब शुरू हो गई थी तो उन्होंने सोचा, क्यों ना अब खिजर की भी बहू ले आए। एक धड़का इन्हें खिजर और बिनिश की आपसी दोस्ती देखकर ही लगा रहता था कि कहीं खिजर ताईजान। उन्होंने बिनिश की आवाज़ पर पट से आंखें खोली थीं और बगौर बिनिश को देखा। वो सांवली ज़रूर थी, मगर तीखे नैन नक्श के साथ पुरकशिश लगती थी। दराज कद, मुतनासिब सरापा और शलवार कमीज़ के साथ दुपट्टा, चाहे सर पर नहीं मगर शानों पर गिराने के बजाय
सलीके से पहना होता जिससे उसकी रानाइयाँ छुप जाएं। MBA करने जा रही थी। हाथों में चूड़ियाँ, उसे चूड़ियाँ बहुत पसंद थीं, बेहद बातूनी और पुरइत्तेमाद। वो किसी का भी आइडियल हो सकती थी, मगर उन्होंने फिर सोचा, मेरे खिज़र के बराबर तो नहीं। अल्लाह ने उसे हुस्न से नवाजा है। और कायमी बिनिश ने एक और आवाज़ दी तो वो हड़बड़ाकर अब हकीकतन होश की दुनिया में आई थी। बिनिश मुतफिक्र सी कमरे में आई और उनकी पेशानी को छुआ। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। उन्होंने नरम मुस्कुराहट से बिनिश को देखा था, जिसके चेहरे पर परेशानी थी। तयम्मी, वो खिज़र कहाँ है? वो किस कदर शहनाज की जहनियत से वाकिफ थी, इसलिए हिचकिचाते हुए पूछा। सो रहा है, जाकर उठा दो। शहनाज ने उसको जांचती नजरों से देखते हुए कहा। बिनिश ने चंद सेकंड लिए बिना ही मुस्कुराकर कहा था, नहीं ताई जान, मुनासिब नहीं लगता। आपको मैं व्हीलचेयर पर बिठा देती हूँ, आप उठा दीजिएगा। शहनाज बेगम मुस्कुरा उठी। उसे बिनिश की ये मोहतात पसंदी बहुत अच्छी लगती थी। वो दूसरी लड़कियों की तरह ऐसा कोई मौका नहीं चाहती थी। खिजर से दोस्ती होने के बावजूद वो उससे एक फासले पर रहती थी। हाँ, बिठा दो। फिर एक काम करना, अपने घर से अपनी अम्मी का बनाया तेल का लगाना मेरे सर में। जी ठीक है ताईजान। व्हील चेयर पर बिठाकर उसके जाने के बाद वो फिर ख्यालों में खो गई। एक दिन यूं ही खिजर के लिए लड़की देखकर आते हुए उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ। अहमर मौका पर ही जाँ बहक हो गया और उनकी दोनों टांगें ज़ाया हो गई। रानिया ने तब भी उनका साथ नहीं छोड़ा। गम और इद्दत में होने के बावजूद वो सारे काम बहुत दिलजमी से करती, लेकिन इद्दत के बाद शहनाज बेगम को रानिया की दिलजमी से अजीब सा खटका होने लगा। वो जैन का कम और खिजर का ज़्यादा ख्याल रखती थी और प्रोडक्शन हाउस खुद चलाने लगी थी। जैन इसी बिना पर रानिया से दूर होता जा रहा था, जिसे उसकी परवाह ही नहीं थी। वो खिजर में लगी रहती और खिजर शायद थोड़ा बहुत जानता था, इसलिए उनको वक्तन फवक्तन मना करता रहता। दूसरी तरफ शहनाज भी व्हीलचेयर पर होने की वजह से खिजर के काम और दूसरी ज़रूरतें पूरी करने से कासिर थीं, जिससे मजबूरन खिजर को उन पर ही किनात करना पड़ता। 5 साल का होते ही रानिया ने जैन को शहनाज बेगम की काफ़ी मुखालफत के बावजूद बोर्डिंग में भेज दिया और शहनाज, जो पहले मोहतात रहती थी, अब तो ज़्यादा शुद्ध से खिजर के लिए उसकी दुल्हन ढूंढने लगी। एक बार खिजर की दुल्हन आ जाती तो रानिया और उसके इरादों को लगाम मिल जाती। बेलगाम तो वो अब भी शहनाज की वजह से हो नहीं पाती थी, मगर कब तक? रानिया को तो मौका चाहिए होता था और शहनाज बेगम वो मौका नहीं देना चाहती थी। इसलिए उन्होंने पहले बिनिश के लिए अपनी देवरानी से बात की, मगर इन्हें अपनी बेटी के लिए वो तल्ख लफ्ज़ अब भी याद थे, जिसकी वजह से उन्होंने नरमी से इनकार कर दिया था। देखिए भाभी, मेरी बेटी आपके खूबसूरत बेटे के लिए मुनासिब नहीं। तुम तंज कर रही हो। नहीं भाभी, मैं मुवाजना कर रही हूँ। और ये सच्चाई भी है कि खिजर का हुस्न मेरी बेटी को सारी ज़िंदगी एहसास कमतरी में मुब्तला रखेगा। लोगों में उठना बैठना होगा तो सब चहमगोइयाँ करेंगे, और खिजर का हुस्न एक तरह से फितना भी है, जिसने उसी की भाभी उनकी बात सुनकर शहनाज के सर पर छत आ गिरी थी। तो तुम्हें भी शक है? मुझे शक नहीं, यकीन है भाभी, और शायद आप भी इसीलिए ही मुझसे बिनेश का रिश्ता मांगने आई हैं। महज आपकी मजबूरी, वरना आपने तो अहमर के लिए मेरी बिनेश को रद्द कर दिया था, तो खिजर के लिए कैसे मान सकते हैं? लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि खिजर के लिए लड़की ढूंढने में मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी, मगर बिनिश नहीं। मैंने उसकी शख्सियत को संवारना है ताकि उसका रंग रूप उसकी आने वाली ज़िंदगी में रुकावट ना हो। शहनाज बेगम ने हुंकारा भरा था और उनकी देवरानी ने उनका हाथ नरमी से थामा था। फिक्र मत कीजिएगा भाभी, मैं हूँ आपके साथ। बिनिश आपकी बहू बने ना बने, एक बेटी ज़रूर है। और तब से बिनिश उनका अपनी बेटियों की तरह ही ख्याल रखती थी। खिजर रात गए घर आया था और कनपटी मसलते हुए पहले शहनाज बेगम के कमरे का रुख किया, मगर कमरे में मिलिकजा अंधेरा उनकी सो चुकने की गवाही दे रहा था। आज शायद तबीयत खराब होगी, इसलिए जल्दी सो गई। खिजर ने खुद कलामी की थी और एहतियात से उनके कमरे का दरवाज़ा बंद करता सोफे पर अपना ओवरऑल रखकर बावर्ची खाने की जाने बढ़ा। फ्रिज से अपने लिए सालन निकालकर जैसे ही वो मुड़ा, उसने अपने पीछे किचन के दरवाजे में रानिया को खड़े पाया था, और उसे ऐसे हुलिये में खिजर ने जल्दी से नजरें चुराईं, लेकिन रानिया को जैसे परवाह ही नहीं थी। मसनूई सा उसको घुरती उसी की जानिब आई और उसके हाथ से बाउल लिया था। खिजर ने कोई मुज़ाहमत नहीं की और वापस फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर बर्तनों के स्टैंड से गिलास उठा लिया और दानस्ता बेनियाज बना घूंट घूंट पानी पीने लगा।
तुम आज लेट आए, रानिया ने बात की इब्तदा की थी। जी, वो मैं फौजान के साथ चला गया था, उसने उसकी वाइफ ने दावत दी थी। खिजर ने बोतल वापस रखने के बजाय टेबल पर रख दी और वहीं रखी कुर्सी पर बैठकर खाना गर्म होने का इंतजार करने लगा। खिजर जी, वो टेबल पर नजरें जमाए ननस्ता उसकी जानिब देखने से एतराज बरत रहा था और उसका ये ग्रेज रानिया भी महसूस कर रही थी और इसलिए दिल महसूस कर उसको पुकार बैठी थी कि एक बार तो वो उसकी हशर सामानियों पर अपनी नज़रें करम करे। बंदा बशर है, एक बार तो बहक जाए, फरीख्ता हो जाए। और खिजर नज़र उठाने से गुरेजा था कि बंदा बशर था, कहीं बहक ना जाए। खिजर रानिया के ऐसे रवैये पर तुज़बुज़ुब का शिकार था, लेकिन खुलकर बात करने से भी हिचकिचाता था। इसलिए फ़िलहाल दानसा वो बादल ना ख्वास्ता चुप था। मगर रानिया की ऐसी हरकतों पर खाइफ होने के बावजूद उसका जहन कबूल नहीं कर पा रहा था कि उसकी भाभी, जिसने उसके बड़े भाई से मोहब्बत की शादी की थी, वो उसके लिए वो अपनी सोच को मुलामत करता, खुद को ये कहकर तसल्ली देता कि पहले भी तो भाभी ऐसी ही ड्रेसिंग करती थी और ऐसा ही ख्याल रखती थी। मगर फिर भी वो जहनी और कल्बी कश्मकश में मुब्तला था कि रानिया ने उसके सामने टेबल पर खाना रखा। खिजर ने ज़रा की ज़रा नज़र उठाकर उसे देखा था। रानिया के लबों पर दिलफरेब मुस्कुराहट थी। थैंक यू भाभी, अब आप जाकर रेस्ट कीजिए। खिजर ने खाने की तरफ हाथ बढ़ाते हुए सरसरी सा कहा था। रानिया की मुस्कुराहट सिमटी। मगर मैं हूँ, तुम्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत हुई तो मैं खुद ले लूँगा भाभी। खिजर ने नरमी से उसकी बात कता की थी। वैसे भी मैं अपने कमरे में जाकर खा रहा हूँ। ठीक है। खिजर ने ट्रे उठाई थी और किचन से निकल गया। पीछे वो सोचने लगी, ऐसा क्या हो जो खिजर को उसकी जानिब मुतवज्जो हो जाए। मगर ये उसको खिजर के ग्रेस और शहनाज बेगम की मौजूदगी की वजह से नामुमकिन लग रहा था। उसे कोई और तरीका ढूंढना था जिससे शहनाज बेगम भी राजी हो जाती और खिजर भी उसका हो जाता। और वो नहीं जानती थी कि उसे ये मौका जल्द ही मिल जाएगा। हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार होते होते अचानक एक झमाका सा उसके जहन में हुआ था और हर बार की तरह वो कुछ साल पहले वाले इस मंजर की याद में खो गया जिसने उसे कई सालों से जकड़ रखा था। वो बीएससी का तालिब इल्म था। उसकी दो मालाई शख्सियत काफ़ी लड़कियों को उसकी जानिब खींच लाती थी और वो भी किसी की दिल आसारी करने से बेहतर सबके साथ दोस्ताना मरासम कायम कर लेता था। मगर उसने इन दोस्ताना मरासम को कभी भी दूसरे नाजायज़ मरासम में ढालने की कोशिश नहीं की थी। एक दिन यूं ही गुजरते गुजरते उसका पेन गिर गया था और जल्दी करो ना यार, तपती धूप में सड़क किनारे खड़ी फाइल से माथे पर छज्जा सा बनाए इधर उधर हरासा नजरों से देखती वो अब की बार झुंझलाकर बोली थी। बाइक को किक पर किक मारते इबाद ने उसे तेवरी चढ़ाकर देखा था। मेरी जगह तुम आ जाओ, उसने सुलग कर कहा, जिस पर हुरैन ने मुंह बनाया था। मैं इसलिए कह रही कि इस वक्त मेरे बहनोई ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो बस। मैं नहीं डरता। हम्म इबाद ने तो रखकर बाइक को एक जोरदार ठोकर मारी थी। यानी हुरैन का गुस्सा उस पर उतारा। अच्छा, डरते नहीं, मगर मैं तो डरती हूँ ना। जल्दी चला लो, ऊपर से गर्मी भी बहुत है। उफ, उसने अब कदरे नरमी समोकर पुचकारा था। वो फिर माथे पर आया पसीना पहुंचता बाइक को किक पर किक मारने लगा। उसी वक्त उनके आगे एक कार आकर रुकी थी और शीशा नीचे हुआ। इबाद ने छेबे से मशहूर प्रोडक्शन हाउस के मालिक रानिया को बैठे देखा। चंद दिन पहले ही वो उसके ड्रामे के लिए ऑडिशन देकर आया था। ऑडिशन में तो ज़्यादा कामयाब ना हो सका, मगर अपनी आंखों के दाव पेच से रानिया को हिलाकर आया था। रानिया को उसकी आंखें खूबसूरत लगी थी और कुछ सोच विचार के बाद, खुसूसन आजकल के ड्रामा मयार और ड्रामा देखने वालों की अक्सरियत यानी सनफ़े नाजुक की नफ्सियात से किसी हद तक वाकफियत ने उसको इबाद की तरफ राग़िब किया। आधा ड्रामे की आधी शोहरत तो उसकी आंखों से ही हो जाती, जिसकी वजह से वो उसको ड्रामे में एक रोल दे ही देना चाहती थी और आज या कल में वो उसे बुलाने का इरादा रखती थी और आज वो यहाँ मिल गया था। रानिया ने अपनी जानिब का शीशा नीचे करते हुए पहले इबाद को और फिर कोफ्त से ख़राब मूड लिए खड़ी उसके पीछे हुरैन को देखा था। इतनी गर्मी में कहाँ ख्वार हो रहे हो? रानिया ने उससे दोस्ताना अंदाज में पूछा था। इबाद थोड़ा खजल हुआ। वो मैम, बस अचानक ना जाने क्या हो गया इसको। ओह, हो जाता है ऐसा कभी कभी। आओ, मैं तुम दोनों को ड्रॉप कर देती हूँ। मैम नहीं, कोई बात नहीं, इबाद ने मरवतन इनकार किया। रानिया ने हल्का सा नफ़ी में सर हिलाया। अरे नहीं, कोई बात नहीं, तुम आओ, दोनों बैठो। गर्ज उनके बेहद इसरार पर वो उनकी गाड़ी में बैठ गए थे। इबाद रानिया के साथ वाली सीट, जबकि हुरैन पीछे बैठ गई थी और तीखी नज़रों से इबाद को घूर रही थी। इबाद ने उसकी नज़रों को भांप लिया था, लेकिन अनजान बना रहा। अलबत्ता रानिया ने अब तक खामोश बैठी जलती कुड़ती हुरैन से पूछा था, तुम्हारा नाम क्या है? जी। वो चौंकी। मेरा नाम हुरैन है।
वो ज़बरदस्ती मुस्कान लबों पर सजाए बोली थी, नाइस नेम। रानिया ने सर धुना। एक्सक्यूज़ मी मैम, मेरी बस यहाँ ही आएगी, आप मुझे यहाँ उतार दीजिए। हुरैन ने कहा था। ये बात गड़बड़ा गया। अरे तुम यहाँ क्यों? मुझे पहले ही देर हो गई है, हुरैन ने लठमार लहजे में कहा था, मगर वो घिघियाया। प्लीज़ मैम, इसको इसके घर तक ड्रॉप कर दीजिएगा, हुरैन ने कहा था। रानिया ने हंसी दबाई। इबाद की सूरत देखने से ताल्लुक़ रखती थी। हुरैन ने कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर कदम रखा तो तेज़ चिलचिलाती धूप से उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, लेकिन उसे अपनी अना का झंडा सरबुलंद रखना था। इबाद ने उसे बाहर निकलते देख कर जाना चाहा तो रानिया एकदम बोल पड़ी थी। रुको इबाद, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। हुरैन, जो इबाद को अपने पीछे आते देखने की मुतमनी थी, उसके यूं रुकने पर उलझती हुई कार से दूर हो गई। अब पॉइंट की तरफ जाते हुए उसके कदम मन मन के हो रहे थे। बैग कंधे पे लटकाए वो चले ही जा रहा था कि उसकी नज़र अचानक अपनी शर्ट की जेब पर गई तो उसका दिल धक से रह गया। शहनाज बेगम ने उसको जो बहुत चाह से गिफ्ट किया था, वो पेन गायब था। उसे अच्छे तरीके से याद था कि क्लास में से निकलते हुए उसने वो पेन अपनी जेब में उड़सा था। कैंटीन तक आते आते कहाँ गया, इसे अचानक ऑडिटोरियम के सामने क्रीम से अपना टकराना याद आया था। शायद उसी मुठभेड़ में वो पेन वहीं गिर गया था, इसीलिए यही सोचकर उसने ऑडिटोरियम के पास जाकर देखने का सोचा। मिलता मिलता, वरना तो उसने गुमशुदा चीज पर कुल ही पड़ने थे। ऑडिटोरियम के सामने जिस जगह वो करीम से टकराया था, वहां दो लड़कियां खड़ी थीं, जिनमें से एक के हाथ में उसका पेन, दूसरी की नाक पर तकब्बुर और नखवत धरी हुई थी। इन दोनों में गर्मा गर्म बहस जारी थी। एक को तो वो अच्छी तरह जानता था, क्योंकि वो उसकी हम जमात युसरा थी और उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी, और दूसरी जिसके हाथ में पेन था शायद जूनियर थी, इसलिए वो उससे यकसर अनजान था। चंद एक कॉलेज के दूसरे तालिब इल्म भी अब वहाँ इकट्ठे होने लगे थे। वो हालात हाजरा जानने के गर्ज से आगे आया तो युसरा की आवाज़ उसके कानों में पड़ी थी। मैं कह रही हूँ ना, ये मैं दे दूंगी, उसकी आवाज़ में झुंझलाहट थी। मैं कैसे यकीन कर लूँ, उस लड़की ने तीखी से जवाब दिया था और पेन वापस अपने हाथों में घुमाया। ये किसी और की अमानत है, ये सिर्फ एक पेन ही है, कोई तिजोरी की चाबी नहीं जो तुम इतनी हुज्जतें कर रही हो। युसरा चिढ़ी थी। तिजोरी की चाबी ही लग रही जो तुम इतना इसरार कर रही हो। ओह अच्छा, युसरा ने अच्छा को लंबा करके खींचा था। जान गई हूँ मैं, खिजर के सामने इम्प्रेशन जमाना चाहती हो ना तुम आम सूरत लड़कियों को बस मौका चाहिए होता है खिजर के सामने शीखी बिगाड़ने का। युसरा का लहजा तेज और हतक आमेज था। हुरैन तलखसा मुस्कुराई। कितने ब्यूटी कंपटीशन जीत चुकी हैं आप? उसके गैर मुतवक्को ठंडे और नासिहाना लहजे पर युसरा चौंकी थी। क्या? कितने ब्यूटी कंपटीशन में हिस्सा ले चुकी हैं आप? अब उसके लहजे में इस्तेज़ा की आमेज़िश थी। तालिब इल्मों में दबी दबी हंसी गूंजी तो युसरा का चेहरा हतक से सुर्ख हुआ था और जवाब ना बनने पर लब भींच लिए थे। सुनिए, आप में से जो भी इन द्योमालाई हुस्न जमाल रखने वाले इन साहब को जानते हैं जिनका इन्होंने नाम लिया है, प्लीज़ ये पेन इनको दे दीजिएगा। उसने छोटे से झुमकटे की जानिब मुतवज्जो होकर तेज़ लहजे में कहा था, और जिसने अस्बात में सर हिलाया था उसको पेन पकड़ाकर एक तंजिया मुस्कुराहट युसरा की तरफ उछालती वहां से चली गई। चंद कदम आगे जाकर उसने खिजर को पेन लेते देखा था और तभी खिजर की नजरें भी उससे चार हुई थी। खिजर को खिलाफ तवक्को उसकी आंखों में पसंदगी और सताइश तक का शायबा तक ना नजर आया जो वो देखने का आदी था, बल्कि उसकी निगाहें बेतासुर थीं और वो सर झटकती आगे निकल गई थी। सुनिए, इस वाक़ये के 3 दिन बाद वो छुट्टी के वक़्त उसको गेट से थोड़ी दूर खड़ी दिखाई दी थी। वो कॉलेज में इसी साल आई थी और आर्ट्स की स्टूडेंट थी। खिज़र की पुकार पर उसने ज़रा की ज़रा पीछे मुड़कर देखा था। थैंक यू, खिज़र ने मुस्कुराहट की जगह दिखाई थी। क्या आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? जी पूछिए। जब आपने वो पेन खुद मुझे नहीं देना था तो युसरा को भी क्यों नहीं दिया? मुझे आपका ये देवमालाई हुस्न देखने का शौक नहीं था। वो सोच ही सकी लेकिन कह ना पाई। अलबत्ता उसने युसरा का नाम सुनते ही माथे पर तेवरी चढ़ा ली थी। इसको कोई अमानत नहीं सौंपी जा सकती। एक दिन इसी की हम जमात जिया के नोट्स मिले थे मुझे। उसने कहा कि वो जिया को दे देगी, लेकिन उसने जिया को देने के बजाय खुद रख लिए और जिया को कह दिया कि ये नोट्स उसके नहीं। इस तरह उसने जिया की मेहनत अपनी तरफ कर ली। तो आप समझते हैं इनको अमानत देनी चाहिए? युसरा के बारे में सुनकर उसको हकीकतन अफसोस हुआ था और उसने बेख्तियार नफ़ी में सर हिलाया। इसलिए मैंने भी नहीं दिया। अक्सर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ से हमारे जज्बात जुड़े होते हैं, इसलिए जिसकी जो अमानत है उस तक पहुंचाना ज़रूरी हो जाती है। खिज़र ने सर इस्बात में हिलाया था और मुड़कर गेट के पार देखने लगी। शायद उसको लेने आ गया हो कोई, मगर अभी तक कोई नहीं आया। आपका नाम क्या है? हुरैन।
اس نے یک لفظی جواب دیا تھا۔ خضر نے بھی اس کی آنکھوں میں کوفت اور کسی کا انتظار بھانپ لیا تھا، اس لیے پوچھا، سنیے آپ کے پاس فون ہے؟ خضر کے اچانک غیر متوقع سوال پر اس کا ماتھا ٹھنکا۔ نہیں، میں فون نہیں رکھتی، اس نے ٹالنے والے انداز میں کہا تھا۔ خضر نے زیر لب مسکراہٹ دبائی کیونکہ بیگ میں اس کا موبائل بجا تھا۔ وہ اپنے سفید جھوٹ کا پول کھلنے پر وہاں سے تیز تیز قدم اٹھاتی گیٹ کے قریب گئی تھی، جہاں یسرا کھڑی جلن کے مارے اس کو خضر سے باتیں کرتے ہوئے آگ اگل رہی تھی۔ وہ ذرا کی ذرا اس کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ سنو، وہ دیوتا تمہیں ہی مبارک، کیونکہ آئی ہیو اے بوائے فرینڈ، وہ مزے سے طنزیہ کہہ کر دھواں دھواں چہرہ دیکھے بنا وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ خیالوں سے چونکا۔ آج ہسپتال میں اس کا تھوڑا سر درد ہونے لگا تھا تو وہ اپنے کیبن میں بیٹھ گیا تھا اور سوچتے سوچتے نہ جانے کب وہ خیالوں میں کھو گیا تھا۔ حرین، اس نے زیر لب نام دہرایا اور گہرا سانس لیا تھا۔ رات دھیرے دھیرے پگھل رہی تھی، کمرے کی فضا میں تازہ گلاب کی مہک رچی ہوئی تھی۔ حرین نے کروٹ لے کر بے آرامی سے صوفے پر سوئے خضر کو دیکھا تھا۔ اسی وقت خضر نے آنکھوں پر سے کوہنی کو ہٹا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ نظریں چرا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا، کوئی تنگی تو نہیں آپ کو؟ خضر نے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ پوچھنا تو مجھے آپ سے چاہیے، کیونکہ میرے سے زیادہ بے آرامی میں تو آپ ہیں اس وقت۔ حرین کا اشارہ اس کے صوفے پر سونے کی طرف تھا۔ یہ وقت تو حالات کا تقاضا ہے۔ خضر نرمی سے مسکرا کر اٹھ بیٹھا۔ جوڑ جوڑ تو اس کا بھی دکھ رہا تھا، حالانکہ میں نے تو کوئی قدغن نہیں لگائی آپ پر۔ یہاں سو سکتے ہیں؟ سو جاؤں؟ سچ میں؟ خضر نے شرارت سے پوچھا تھا۔ جی، میں زمین پر سو جاؤں گی۔ حرین کے ہونٹوں پر شرارت بھری مسکراہٹ تھی۔ خضر بھی مسکرایا۔ ارے نہیں، بندہ بشر ہوں، بہک گیا تو کیا؟ خضر نے آہستہ سے کہتے ہوئے صوفے کی ہتھی پر اپنا کشن درست کیا تھا اور لیٹ گیا۔ وہ بدستور بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھی رہی۔ کیا ہوا، نیند نہیں آ رہی؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ باتیں کرنی ہیں؟ باتیں کرنے کو ہیں کیا؟ بہت، خضر نے اس کو نظروں کے حصار میں لیتے محبت سے کہا تھا۔ وہ گڑبڑا گئی۔ نہیں، مگر مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ جلدی سے کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ کس مشکل میں ڈال دیا تم نے مجھے، اس نے اپنا دل خضر کے لیے موم ہوتے ہی اپنے ذہن پر ابھرنے والی صورت سے جھنجھلا کر شکوہ کیا تھا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ سنیے حرین جی، سو گئی؟ نہیں، ایک بات پوچھوں آپ سے؟ خضر نے اس کی طرف کروٹ لے کر اس کی پشت پر پھیلے بالوں کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ جی، آپ میری صورت کو دیومالائی تنزیہ کہتی تھی نا؟ خضر کی بات پر اس کی رنگت فک ہوئی تھی، لیکن نائٹ بلب کی روشنی اس پر مصداق مخالف رخ ہونے کی وجہ سے خضر دیکھ نہیں پایا۔ ارے نہیں، میں تو آپ کی تعریف کرتی تھی، اس نے دانت پیس کر کہا۔ یا اللہ، اتنی بھی یادداشت تیز نہ ہو کسی کی۔ اس نے بے چارگی سے خود کلامی کی تھی اور پھر اسے اپنی اگلی بات یاد آئی تو وہ بے اختیار اللہ پاک سے التجا کرنے لگی کہ وہ کوئی اگلا سوال نہ کر دے۔ اچھا، لیکن مجھے تو تعریف نہیں لگی کبھی۔ خضر نے کندھے اچکا کر صاف گوئی کی حد کر دی تھی۔ وہ پیچو تاب کھاتی رہ گئی۔ کچھ اور پوچھنا ہے؟ حرین الفاظ چبا چبا کر بظاہر نرمی سے مستفسر ہوئی۔ پوچھنا تھا، لیکن جو جواب آپ نہیں پھر گول مول ہی دینا ہے، اس لیے آپ سو جائیے، خضر نے رسان سے کہا تھا۔ اس کا دل کیا وہ خضر کو تکیا اٹھا کر دے مارے، مگر خاموش رہی۔ کالج میں خضر اسے پسند کرنے لگا تھا۔ اس کی پسند سے وہ بھی واقف تھی، لیکن وہ عباد کو پسند کرتی تھی اور کچھ معاشی حالات کی وجہ اسے کالج بیچ میں ہی چھوڑنا پڑا، اور تب سے اب وہ خضر سے ملی تھی، وہ بھی شریک حیات کی حیثیت سے۔ رات اس کی آنکھوں میں کٹی تھی۔ فجر کے وقت اسے نیند نے آ لیا۔ صبح آنکھ کھلتے ہی باسی پھولوں کی مہک نے اس کا استقبال کیا تھا۔ وہ لڑی ہاتھ میں پکڑے کچھ لمحے سوچتی رہی کہ آگے کا سفر کیسے جاری رکھنا ہے، اسے کس طرح اپنے ہی مجازی خدا سے دامن بچانا ہوگا، جبکہ وہ اچھی طرح واقف تھی کہ خضر اسے کالج سے ہی پسند کرتا تھا، مگر اب اسے یہ سب کرنا تھا۔ ہر حال میں وہ اس گھر میں عہد کر کے آئی تھی کہ اسے کون سی چوٹ کب اور کس انداز سے لگانی ہے کہ وہ دونوں ٹوٹ جائیں اور اس کی جان خلاصی ہو۔ منصوبے کی تکمیل اگرچہ مشکل تھی، مگر جہاں عہد پکا ہو وہاں کچھ مشکل نہیں ہوتی۔ باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی اور وہ بھی بال سمیٹتی اٹھ بیٹھی اور کسل مندی سے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا لی۔ یا اللہ، میری مدد فرما، اس نے منہ آسمان کی جانب کر کے منت سے التجا کی اور خود کے دل میں ملامت کی کہ کسی کو دھوکہ دینے میں کیسے بھلائی مانگ رہی ہوں۔ ایک خسیانی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی تھی۔ اتنے میں باتھ روم کا دروازہ کھلا تھا اور وہ تولیے سے اپنے بال رگڑتا سیدھا ڈریسنگ کے آگے جا کھڑا ہوا۔ حرین نے کس قدر چور نظر سے اس کی پشت کو دیکھا۔ بلا شبہ ایک آزمائش تو اس کا سراپا ہی تھا۔ وہ کہاں پھنس گئی تھی؟ اس نے بے بسی سے لب کاٹے۔ اسی کشمکش میں الجھی اسے ادراک ہوا نہیں کہ خضر اس کو نرم مسکراہٹ سے آئینے میں سے ہی دیکھ رہا تھا۔
जब एहसास हुआ तो गड़बड़ाकर नजरें चुराईं और टांगों पर से कंबल हटाकर अलमारी की जानिब बढ़ी। रात ही रानिया ने उसे बताया था कि सारे कपड़े उसके इस अलमारी में हैं। सो अपने लिए कोई मुनासिब सूट तलाश करना था। अपना काम वो कल से शुरू करना चाहती थी। उसके ख्याल में गरम गरम खाने से मुंह अपना ही जलता है और वो किसी भी हाल में कोई कोताही नहीं करना चाहती थी। अलमारी में अपने लिए कपड़े तलाशते हुए अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई थी। उसने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। सामने रानिया थोड़ी जुजबुज तासरात लिए खड़ी थी। हुरैन उसको देखकर हल्का सा मुस्कुराई। नाश्ते के लिए बुलाने आई थी। रानिया ने किस कदर हसरत से पीछे खिजर को क्लोन लगाते देखकर संभल कर अपनी आमद की वजह बताई। जी बस अभी आते हैं, हुनैन ने कहा था और रानिया दिल की दिल नहीं कुलसती वापस बोली। हुनैन ने भी दरवाज़ा बंद किया था और अपने लिए कपड़े निकालकर बाथरूम में घुस गई। हुनैन पूरे दिन घर के कामों में लगी रहती, लेकिन खिजर के काम अब भी रानिया सर अंजाम देती थी। शहनाज ने दबे लफ्जों में हुरैन को जताया था, मगर वो जैसे एक कान से सुनती दूसरे कान से निकाल देती थी। शहनाज बेगम अपनी दूसरी बहू को भी ऐसे देखकर कलस कर रह गई थी। कहाँ उनकी उम्मीदें, कहाँ उनकी उम्मीदों पर पानी फेरती हुरैन। आज जब सब डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे तो रानिया को खिजर के लाड उठाते देखकर शहनाज ने टोक दिया था, अब तो बच्चों की तरह उसके लाड ना उठाओ, खैर से बीवी आ गई है उसकी, अब इसे उठाने दो। शहनाज बेगम की काटदार बात पर खिजर हल्का सा खुसिया गया था। हुरैन और रानिया की रंगत मुतगैर हुई थी। फिर रानिया ने खुद को संभालते दो बदू तंज किया था। बीवी को खुद से जानने की तो फुर्सत नहीं कि मेरे लाडले देवर को क्या पसंद है क्या नहीं, तो मैं तो उठाऊंगी ना। क्यों हुरैन? रानिया की बात पर हुरैन जलकर खाकसर हो गई थी और निवाला प्लेट में छोड़कर उसकी तरफ देखा। दूसरी तरफ शहनाज बेगम रानिया से लाख इख्तलाफ रखकर भी खामोश रही कि किसी भी तरह बासी कड़ी में उबाल तो आए। खैर से भाभी, आप ये मौका किसी को लेने ही नहीं देती, फिर हम भी गुस्ताखी करना नहीं चाहते। हुरैन ने दांत पीस कर कहा था। अरे बस बस, हुरैन भाभी का जो इस घर में मुकाम है वो आप नहीं जानती, और हुरैन आपका जो मेरे दिल में मुकाम है वो कोई नहीं जानता। खिजर ने सूरत हाल बिगड़ते देख बात संभाली थी और हुरैन को मीठी नजरों से देखा था, जो खिजर के इतने से इजहार पर ब्लश करके नजरें झुका गई थी। रानिया अलबत्ता लाल भभूका चेहरा लिए टेबल से उठकर चली गई थी। फिर उसके बाद हुरैन ने खिजर के भी काम अपने हाथों से में ही ले लिए थे और वो दिन रानिया अंगारों पर लौटती। उसने किचन की खिड़की से उचक कर देखा। खिजर अपने मोबाइल में बिनिश को कुछ दिखा रहा था और वो उसके सोफे के साथ खड़ी हल्का सा उसकी तरफ झुकी हुई थी। वो दोनों एक दूसरे में मगन थे। जलन की एक फितरी लहर उसके अंदर सरायत कर गई थी और बेख्तियार उसने सॉस पैन स्लैब पर पटका था। इससे भी इन दोनों का आपसी इत्तेकास नहीं टूटा था, बल्कि पहले की ही तरह वो दोनों मगन रहे। हुरैन ने लब भींचे थे। इस लम्हे वो अपना अज़म, अपना मकसद भूलकर बस एक शरीके हयात बनकर कलस रही थी। खिजर की किसी चुटकुले पर बिनेश का नकरई कहका गूंजा तो उसके जब्त का पैमाना लबरेज हुआ था और वो किचन के दरवाजे में आ खड़ी हुई। सुनिए, उसने निहायत संजीदगी से खिजर को पुकारा था। खिजर ने चौंक कर उसे देखा। जी, आपने हॉस्पिटल नहीं जाना? उसने कमर पर हाथ टिकाए कड़े तेवरों से घुरा था। बस जाने वाला हूँ। बिनिश वज़ादारी निभाते शहनाज बेगम के कमरे की तरफ बढ़ गई थी। तो तैयारी करेंगे तो होगी ना? हुरैन झुंझलाई। खिजर ने एक अब्रू झुकाकर उसे मशकूक नजरों से जांचा तो वो उसकी इतनी फुर्सत से देखने पर ही गुलाबी हो गई। मेरे कपड़े नहीं निकाले आपने? खिजर को उसका ऐसा इस्तेहकाक भरा रवैया भाया था, इसलिए बात को तूल दिया। आप जाकर देखिए तो सही, सब निकला हुआ है। हुरैन ने भी दूबदू जताया था। आप आकर दे दीजिए, शायद मुझे नजर ना आए। खिजर शौक हुआ और उसका दिल तेज रफ्तारी से धड़का था। ठीक है, आप ये चाहे देख लीजिए कि छलक ना जाए, मैं आपके कपड़े देख कर आती हूँ। क्या एक वक्त में एक मुकाम पर हम इकट्ठे नहीं हो सकते? खिजर ने आंखों ही आंखों में उसको खुद में मुबतला करते हुए गंभीर लहजे में कहा था। उसकी जुमैनी बात पर हुरैन सिर पटाकर वापस किचन में चली गई। उसका गुमान था कि खिजर उसके पीछे किचन में आएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। एक तरफ उसे बुरा भी लगा था, दूसरी तरफ उसने शुक्र अदा भी किया था। हुरैन हुरैन किचन से निकली तो शहनाज ने उसको आवाज़ दी थी। जी जी आंटी। वो ना चाहते हुए भी इस तरफ आ गई, क्योंकि इस वक्त रानिया घर नहीं थी और वो इसकी मिजाज भी नहीं थी। मुझे वज़ू करवा दो बेटा, उन्होंने लजाजत से कहा था। उसको खुद की बेबसी पर गुस्सा और शहनाज की लजाजत भरी पुकार पर तरस आया था। जी आंटी, मैं करवा देती हूँ। वज़ू करवाकर शहनाज ने जितनी देर नमाज पढ़ी वो पास बैठी घुटनों के गिर्द बाजू का घेरा बनाए उनको देखती रही और सोचती रही कि वो क्या कर रही है इतने अच्छे लोगों के साथ। सलाम फेर कर शहनाज ने उसको अपनी तरफ आने का इशारा किया था। वो खिसक कर उनकी जानिब आ गई। शहनाज ने कुछ पढ़कर उस पर फूंक मारी तो अचानक ये एहसास निदामत ने उसका दिल भर आया और दो आंसू आंखों से लुढ़क कर गालों पर बह गए, जो शहनाज बेगम की जीरक नजरों से छुपे ना रह सके थे। क्या हुआ?
کچھ نہیں، حرین نے جلدی سے اشکوں کو پونچھ کر نفی میں سر ہلایا۔ شہناز نے کچھ لمحے اسے کھوجتی نظروں سے دیکھا اور پھر گویا ہوئی۔ گھر والوں کی یاد آ رہی؟ جی آپ ہی یاد آ گئی تھیں۔ حرین نے جھوٹ گڑھا، کیونکہ ایسی کوئی یاد اسے رابعہ کی جانب سے آ ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ رابعہ نے اسے بڑی بہنوں والا مان ہی نہیں دیا تھا۔ اچھی آپ ہی ہے بھلا، یوں رخصت کیا جیسے بوجھ اتارا ہو، اس کے بعد نہ خیر نہ خبر، انہوں نے تڑک کر کہا تھا۔ اور حرین بھی کیا کہتی بھلا، سچ ہی تو تھا، بے شک کڑوا ہی صحیح۔ وہ دھیمے سے بس اتنا ہی کہہ سکی اور ان کی پشت پر آ کر ان کے بالوں پر سے دوپٹہ ہٹا کر مالش کرنے لگی۔ وہ یہ سب غیر ارادی طور پر کر رہی تھی، اس کا ذہن نہ جانے کہاں بھٹکا ہوا تھا۔ شہناز نے اس کا ہاتھ نرمی سے تھاما تو وہ چونکی۔ کیا ہوا آنٹی؟ آنٹی نہیں ماں، جو بات پریشان کر رہی ہے وہ بات کیوں نہیں بتاتی؟ شہناز نے اس کا ہاتھ تھپ تھپا کر نرمی سے پوچھا تھا۔ ذرا سی ہمدردی پر ہی اس کا ضبط ٹوٹا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ شہناز نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے سامنے بٹھایا تھا۔ وہ تڑپ کر ان کے پاؤں سے لپٹ گئی اور گڑ گڑانے لگی، مجھے معاف کر دیجیے ماں، میں بہت بری ہوں، مفاد پرست، میں بہت بری ہوں۔ وہ سسکیاں بھرتی التجا کر رہی تھی اور شہناز بیگم نے اسے بولنے دیا، کیونکہ انہیں وہم تو پہلے ہی تھا، لیکن شاید ان کا وہم سچ ثابت ہونے جا رہا تھا۔ یار کچھ کرو نا۔ وہ جاب حاصل کرنے کے غرض سے نکلی تھی اور جس انٹرویو کے لیے گئی تھی اس کمپنی نے اس کی تعلیم کو ناکافی کہہ کر چلتا کر دیا تھا۔ اس کی دوست رانیہ کا آفس قریب جس میں وہ کام کرتی تھی قریب ہی تھا، اس لیے وہ آف ٹائم لے کر اس کے پاس آ گئی۔ اب اس کے سامنے بیٹھی دل کے پھپھولے پھوڑنے کے ساتھ ساتھ التجا کر رہی تھی، کیا کروں؟ رانیہ خود بے بس تھی، اس کمپنی میں بھی کوئی سیٹ خالی نہیں، ورنہ میں سفارش کر کے کچھ نہ کچھ بندوبست کر دیتی، اور تمہیں ساتھ رہائش بھی چاہیے۔ رانیہ نے نا امیدی سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ بھی رونی صورت لیے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ہاف ٹائم ختم ہونے کے بعد وہ اٹھ کر باہر کی سمت جا رہی تھی تو سامنے سے تیزی سے آتی رانیہ سے ٹکرائی تھی۔ اس کی فائل گر گئی تھی۔ آئی ایم سو سوری، چاہے غلطی رانیہ کی تھی اور وہ رانیہ کو دیکھ کر اس دن والی حرکت بھولی نہیں تھی، لیکن امیر پارٹی کے سامنے کون نہیں جھکتا، اس لیے سوری کہہ کر بات ختم کرنا چاہی اور نیچے جھک کر فائل اٹھائی تھی۔ دوسری طرف رانیہ بھی اس کے چہرے پر تھکان اور ٹھوکریں جان چکی تھی، اس لیے خیر مقدمی مسکراہٹ سے اس کی معذرت قبول کی۔ یہاں جاب کے لیے آئی تھی؟ نہیں، اپنی فرینڈ سے ملنے۔ کہاں جاب کرتی ہو؟ فی الحال ڈھونڈ رہی ہوں۔ اچھا، شاید میں تمہارے کسی کام آ سکوں، یہ کارڈ رکھیں اور کل 1 بجے میرے آفس آ جانا۔ رانیہ نے اپنے ہینڈ بیگ میں سے ایک کارڈ نکالا تھا اور وہاں سے چلتی بنی۔ اصل میں وہ یہاں ونش کو پک کرنے آئی تھی، دونوں نے شاپنگ کرتے ہوئے ساتھ گھر جانا تھا، لیکن رانیہ کو نہیں معلوم تھا کہ یہاں اس کو اس کے مقصد یا ڈرامے میں رنگ بھرنے کے لیے مرکزی کردار مل جائے گا۔ اگلے دن مقررہ وقت سے کچھ دیر پہلے ہی وہ رانیہ کے آفس میں موجود تھی اور اب انتظار کر رہی تھی۔ رانیہ طے کردہ وقت سے بھی 1 گھنٹہ بعد آئی تھی، لیکن یہاں اس کو یہ سکون تھا کہ وہ باہر اوس اور سخت سردی سے محفوظ تھی۔ رانیہ نے آفس آنے کے 20-25 منٹ بعد اس کو اندر بلایا تھا۔ وہ فائل اور ہینڈ بیگ سنبھالتی اندر بڑھی تھی۔ اندر باہر سے بھی زیادہ سکون تھا۔ سامنے بڑی سی ٹیبل کے پیچھے رانیہ براجمان تھی اور اس کو خیر مقدمی مسکراہٹ سے نوازا تو اس کا اعتماد بحال ہوا اور وہ سبک روی سے چلتی ٹیبل کے اس پار رانیہ کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھی اور فائل اس کی جانب بڑھائی۔ رکھ دو، اس کی ضرورت نہیں، کام کا تعلق تمہاری تعلیمی قابلیت سے نہیں، ہوشیاری اور عمدہ اداکاری سے ہے۔ جتنی اچھی اداکاری کرو گی اتنا ہی تمہارے لیے بہتر ہوگا، لیکن مجھے جاب چاہیے، ایکٹنگ کے لیے رول نہیں۔ یہ ریئل لائف کے لیے رول ہے لڑکی، جتنی اچھی ایکٹنگ کرو گی اتنا ہی بہتر رہے گا اور تمہیں ہر وہ سہولت دی جائے گی جو تم مانگو۔ رانیہ کی بات پر حرین نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا تھا۔ فکر مت کرو، تمہاری اور میری کوششوں سے تمہاری عزت پر بھی حرف نہیں آئے گا اور نہ میں آنے دوں گی۔ کام کیا ہے؟ خضر میرا دیور مجھے پسند ہے، مطلب آئی وانٹ ہم، میں نہیں رہ سکتی اس کے بنا، مگر میری ساس وہ اس کو میرا ہونے نہیں دے گی، کیونکہ وہ پہلے بھی مجھے ناپسند کرتی تھی اور اب بھی کرتی ہے۔ وہ آئے دن لڑکیاں دیکھ رہی ہے اور انہیں کسی ستی ساوتری ٹائپ لڑکی کی تلاش ہے، جیسے کہ تم۔ ویسے تم ستی ساوتری ہو تو نہیں، مگر لگتی ہو، اس لیے میں چاہتی ہوں تم میرے ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرو اور جب کام ختم ہو جائے تو میں تمہیں بتا دوں گی، میں الگ لیکن کام کے بعد بھی تمہیں تنخواہ ملتی رہے گی۔ المختصر تمہاری شادی میں خضر سے کرواؤں گی اور شادی کے بعد تم ہر کام بما خضر کے قریب جانے کے میرے مطابق کرنا تو جلد ہی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا اور خضر کی زندگی سے تم نکل جاؤ گی، پھر آگے میرا کام ہے۔ فرض کریں اگر میں آپ کی ساس کو پسند ہی نہ آئی تو؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میں نے کہا نا کہ تم لگتی ہو ستی ساوتری، انہوں نے استہزائیہ کہا تھا اور وہ اندر ہی اندر کلس گئی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ کل تک سوچ کر مجھے بتا دینا، باقی کی تفصیل میں تمہیں کل بتاؤں گی اور تنخواہ، دوسری میراث اور سہولیات بتاؤں گی، رانیہ نے اطمینان سے کہا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے وہاں سے نکل آئی تھی اور گھر میں آتے ہی رابعہ نے کم دن اور اس کی وجہ سے پیش آنے والی رکاوٹوں کا رونا رویا تھا اور اس نے حالات کی نزاکت کو بھانپتے اگلے دن اس نے خود کو رانیہ کے آفس میں پایا تھا۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ حرین نے شکست خوردہ لہجے میں کہا تھا۔
पूरी रात वो इबाद को कॉल्स और मैसेज करती रही थी, लेकिन वो उस दिन का ही सख्त नाराज था, जैसे अचानक बेजार हो गया हो। आखिर में सुबह तक वो फैसला कर चुकी थी और अब रानिया के सामने एक हारे हुए ज्वारी की तरह बैठी थी। खैर, किसी को तकलीफ और धोखा देना तो उसकी सरशत नहीं थी, मगर अब वो धोखा देने जा रही थी। हालात ने उसे किस नहज पर ला खड़ा किया था। रानिया ने एक साइड की मुस्कुराहट, जिसमें हल्की सी इस्तेज़ा की भी झलक थी, से जांचा और एक फाइल निकालकर उसके सामने की। इसमें सब मौजूद है, पढ़ लो और साइन कर लो। उसने मरे मरे हाथों से फाइल थामी। अंदर एक एग्रीमेंट पेपर था, जिसमें कुछ शराइत के बाद उसने कबूलियत का इंदिया देते वहाँ साइन करने थे। निकाह में रहते उसे हर मुमकिन तौर पर खिजर के करीब नहीं जाना। मुआहिदे के मुताबिक जल्द से जल्द अपना काम करने की कोशिश और हर मामले में रानिया की मंजूरी लाजमी होगी। वो सिर्फ रानिया के बताए घरेलू काम अपने हाथ में लेगी। तलाक के बाद अक़्द सानी कर सकती है, कहीं भी रह सकती है। तलाक के बाद भी उसको रहाइश और तनख्वाह दी जाती रहेगी, चाहे फिर वो अक़्द सानी ही क्यों ना कर ले। खिजर के निकाह में रहते हुए उसको वो तमाम सहूलियात दी जाएंगी जो वो चाहेगी, मगर खिजर के करीब नहीं जाएगी। निकाह से पहले, उसके बाद और तलाक के बाद कभी भी वो ये राज किसी को नहीं बताएगी। किसी कमज़ोर लम्हे में अगर खिजर और वो बाहिमी जिस्मानी रिश्ता कायम कर बैठे तो सबसे पहले रानिया को बताए और रानिया उसी वक्त ये माहिदा ख़त्म करने की मजाज होगी और हुरैन को इस घर से किसी को बिना बताए बताकर कुछ भी बिना लिए जाना होगा और शादी और दीगर पैसे 1 माह में अदा करेगी। अगर हुरैन ने जज्बात में या गुस्से में कभी किसी को सच्चाई बताई तो शादी से लेकर तब तक जितने पैसे भी लगे होंगे वो 1 महीने में वापस करने की मजाज है। उसने सारी शराइत पढ़कर एक गहरी बोझल सांस ली थी। आपको क्यों लगता है कि मैं गद्दारी करूंगी? क्योंकि तुमने अभी तक खिजर को नहीं देखा। रानिया ने चमकती आंखों से ऐसे कहा कि हुरैन को भी उसे देखने का इश्तियाक हुआ था, लेकिन उसे रानिया की बात से मोहब्बत के बजाय हवस की बू आई। और मैं कब देख सकती हूँ? शादी की रात को, उन्होंने पेन उसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा था। उसने थोड़ी सोच विचार के बाद पेन थाम लिया और साइन करने लगी तो रानिया बोल पड़ी थी। मैंने तुम्हारे लिए एक और शर्त रखी है। क्या? उसे शर्त सुनने में दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उसका दिल बहुत बोझल हो रहा था। फिर भी उसने पूछ लिया। तुम्हारे इबाद को भी 3 ड्रामों में मरकजी किरदार दिया जाएगा और वो ये सब पहले ही सुन चुका है। इसी के कहने पर मैंने तुम्हारा इंतखाब किया था। रानिया ने मज़े से बताया था और वो तिलमिला उठी। जलील कमीना। हुरैन ने दिल में इसे गालियों से नवा और जो थोड़ी बहुत रोकत थी वो भी दूर हो गई। उसने साइन कर दिए थे, मगर इबाद की बेगैरती को सोचते हुए उसे खिजर के बारे में सोचने की फुर्सत ही ना मिली और उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये खिजर वो कॉलेज वाला होगा। फिर सारा कुछ रानिया ने किया था। वही शहनाज बेगम के साथ उनके घर आकर राबिया से मिली थी और उनको किसी दूर पार के रिश्तेदार का हवाला, जो उसने हुरैन से पूछा था, देकर अपने आने का मुद्दा बयान किया। राबिया तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। बैठे बिठाए डॉक्टर का रिश्ता और रिश्तेदारों के भी मुंह पर भी कुफर लग जाता कि सौतेली थी इसलिए तनहा छोड़कर चली गई। शहनाज को भी हुरैन पसंद आ गई थी और राबिया की मीठी छुरी जैसी जुबान भी। और अरसम ने रस्मी सी जांच पड़ताल के बाद हाँ कर दी। बहुत जल्द सब हुआ था, 1 हफ्ते में, क्योंकि राबिया ने उनको अपनी मजबूरी से कई गुना बढ़कर दुखी लहजे में बताई थी। 2-4 मगरमच्छ के आंसू बहाए और चटमंगनी पट ब्याह हो गया। और वो इबाद से कभी राब्ता ना रखने की ख्वाहिशमंद थी, इसलिए उसने अपनी सिम तोड़कर फ़ोन अपने सामान में रख लिया था। शादी के दिन निकाह के बाद स्टेज पर वो खिजर उसको देखकर हैरान रह गया था। दोनों के वहमो गुमान में भी ना था कि कई साल बाद वो दोनों वापस एक दूसरे के सामने होंगे। वो स्टेज पर खिजर के साथ बैठी उसके बार बार खुद पर उठती सताइशी नज़रों से काफ़ी नर्वस हो रही थी। बिनिश ने भी नोट किया था। आपकी ही है, अब तो सारी जिंदगी से ही देखना है, बस कीजिए। बिनिश ने बात पर वो गुलाबी हुई थी, जबकि खिजर ने बिनिश की जानिब मुस्कुराती नज़रों से देखा था। बिनिश के दिल में हलचल हुई तो खुद को डिपटा। ख्वाब मुजस्सम होकर सामने हो तो पलकें झिपकाने की गुस्ताखी कौन करता है। बिनिश ने उसकी शायराना बात पर सर धुना और राबिया दूध का गिलास उठाए स्टेज पर आ गई तो नोक-झोंक शुरू हो गई। रुखसती के बाद घर से लेकर खिजर से घर तक और स्टेज पर बैठी वो कभी खुद के दिल से लड़ती और कभी ज़मीर से। यही सोच रही थी कि अपना मंसूबा वो कैसे पूरा करेगी, खिजर को अपने करीब आने से कैसे रोकेगी। लेकिन रानिया ने बाहर से खिजर को ना जाने क्या कहकर भेजा था। खिजर कमरे में आया तो उसके बिल्कुल सामने बैठकर नरमी से गुफ्तगू शुरू की थी। वो सुकड़ सिमट कर बैठी, इस दुश्मन को जो हराने के सारे हथियारों से लैस था सुन रही थी। देखिए, आप जब ज़हनी तौर पर आमादा हों, हम अपना रिश्ता तब शुरू करेंगे। मैं जानता हूँ कि आपको स्पेस चाहिए। अभी इतनी जल्दी अजनबी से रूह का साथी नहीं बना जाता और ना ही मैं जबर से अपनी तस्कीन चाहता हूँ। निकाह महज 2 जिस्मों का मिलाप नहीं, बल्कि 2 दिल की हम आहंगी और सुकून होता है। इसलिए जब आप मेरी मोहब्बत को कबूल करें, तब तक आप मुझसे सब शेयर कर सकती हैं, सब कुछ, और मैं भी आपके किसी भी मामले में हक तलफी नहीं होने दूंगा।
खिज़र ने अपना मुद्दा साफ लफ्ज़ों में बयान करते उसके सारे खदशे दूर कर दिए थे और वो ज़हनी तौर पर खुद को काफ़ी हल्का फुल्का महसूस करने लगी। थैंक यू, हुरैन ने धीमे से कहा था। आई लव यू, वो शरारती लहजे में कहते उठा था और उसके चेहरे पर कौसे कज़ा के रंग उतरते देखकर नजरें चुराईं। आप चेंज कर लीजिए। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं चेंज करके सोफे पर जाऊंगा। आई थिंक आपको अच्छा नहीं लगेगा कि मैं बेड शेयर करूं। खिज़र अलमारी में से अपने कपड़े निकाल कर बाथरूम में घुस गया था। पीछे वो सोचती रह गई कि खिज़र अगर ऐसे ही उसके साथ रहा तो वो उसे धोखा कैसे दे पाएगी। हाल हुरैन सूजी आंखों के साथ अब चुप बैठी थी। शहनाज ने भी जब्त से लब भींचे हुए थे। मुबादा कोई गलत बात ना मुंह से निकल जाए, क्योंकि इन्हें गुस्सा ही शदीद था। रानिया पर हद दर्जा उसने साबित किया था कि वो एतबार के लायक ही नहीं थी। कमरे में वहशतनाक सुकूत था। शहनाज की स्पॉट आवाज़ ने खामोशी को तोड़ा। हुरैन, तुम अभी मेरी निगाहों के सामने से चली जाओ, वरना आप खुदा का वास्ता मुझे कहिए जो आप कहना चाहती हैं, वरना मैं मर जाऊंगी इस शर्मिंदगी से। और हुरैन मचल कर उनके कदमों से लिपटी थी और गिड़गिड़ाई। शहनाज ने उसकी बात पूरी होने हुए बिना ज़बरदस्ती अपने कदमों से पीछे धकेल कर तेज़ लहजे में कहा था। मैंने कहा हुरैन जाओ, मेरा इतना छोटा ज़र्फ नहीं है। वो धाड़ी थी। हुरैन सिसकते हुए उठी थी और वहां से भाग गई थी। पीछे शहनाज बेगम की आंखों में नमी आ गई। उसके बेटों के कैसे वक्त थे। कौन कहता है हुस्न और दौलत ही सब कुछ है। उसके दोनों बेटों के पास हुस्न भी था और दौलत भी, मगर एक ने मौत से मार खाई थी और दूसरा नसीब से खा रहा था। रानिया दौड़कर उसकी पुश्त से लगी थी और वो मुस्कुराता हुआ पलटा। आ गई आप? वो अपने सीने पर मौजूद उसके नरम हाथों का बोसा लेते हुए पलटा था और उसकी कमर में हाथ डालकर उसके चेहरे के नकुश को छूने लगा। जवाबन वो कसमसाई थी। अरे अभी नहीं ना। उसकी मुज़ाहमत में भी खुद सुपुर्दगी थी। वो मजीद बहका और उसके लफ्ज़ों को कैद कर लिया। चंद लम्हों बाद वो पीछे हुआ तो रानिया ने मसनूई खफगी से उसे घूरा था और सांस दुरुस्त किए। बस कहीं भी। उसने अपने पर्स से शीशा और टिश्यू निकाल कर अपनी लिपस्टिक दुरुस्त की थी। हम आपके लिए इतना कर रहे हैं और आप जनाब हमारे मूड का ख्याल ही नहीं करती। वो भी नरूठा होकर वापस पीछे सोफे पर जा बैठा था। रानिया ने उसके मूड को बिगड़ते देखकर एक अदा से साड़ी का पल्लू झटका था और उसकी गोद में बैठकर उसकी गर्दन के गिर्द बाहें फैलाईं। हम भी तो आपके ही हैं ना, रानिया ने लाड से कहते उसकी आंखों को चूमा था। वो इतने से ही में ही बहकर उसको अपने साथ सोफे पर गिरा था, उस पर हावी हो चुका था और फिर वो दोनों एक दूसरे में मगन हो गए। शर्ट पहनते उसने रानिया की बिखरी बिखरी हालत की सिमत देखा था और मुस्कुराया। रानिया इतनी बोल्ड होते हुए भी लजाकर साड़ी दुरुस्त करने लगी। वो सोफे से उठने लगा तो रानिया ने उसका हाथ पकड़ा था। रानिया नहीं चाहती थी कि अभी वो जाए। ना जाने जिस्म की भूख इतनी बेदीद क्यों होती है। ना थाल देखती है ना थाल में पड़े खाने की किस्म। भूख तो बस खाने से मतलब होता है। क्या मुझे आज छोड़ने का इरादा नहीं है? उसने शरारत से कहा तो नानिया ने नफ़ी में सर हिलाकर उसका हाथ छोड़ दिया था। चाहती तो यही हूँ, मगर मुझे अभी मीटिंग में जाना है। और वो साड़ी संभालती उसके मुकाबिल खड़ी हुई थी और उसकी गर्दन पर लगे अपनी लिपस्टिक के निशान पर हाथ फेरा और उसने एक झटके से रानिया को अपने करीब किया था। और फिर घर भी तो जाना है। रानिया ने दोबारा से उसका मूड बदलते देख उसके बाजू पर चुटकी काटी थी और वो शरारत से सिसका। रानिया कसमसाकर उसकी बाहों से दूर हुई थी। आपसे बदला तो मैं कर लूँगा। वो उसके वजूद को नज़रों से ताज़ीम करते मैंने केस से बोला था और रानिया ने मुड़कर शीशे में अपना सरतापा जायज़ा लेते अपने लोगों पर सुर्खी दुरुस्त की थी और एक अदा से बोली, आज क्या कम बदले लिए हैं? हाय कम ही थे ना। वो पिछले टेबल पर हाथ रखे एक अदा से बोला था और रानिया जो पहले ही जाना नहीं चाह रही थी हंसती हुई उसकी तरफ मुड़ी और कदम कदम करीब आकर उसकी बाहों में समा गई थी। वो भी मौका गनीमत जानकर उसको अपनी आगोश में भर चुका था। एक बार फिर वो मीटिंग में शरीक होने से कासिर थी। दिन ब दिन गुजरते गए। पहले शहनाज बेगम हुरैन से बिल्कुल कतई ताल्लुक़ करके बैठी थी, मगर रानिया को खिज़र के मज़ीद करीब होते देखकर उनसे बर्दाश्त न हुआ और उन्होंने उससे बेहतर हुरैन को ही जाना था। बहरहाल वो बीवी तो थी खिज़र की, चाहे निकाह के पीछे कोई भी वजह हो, मगर सबकी नज़रों में वो खिज़र की शरई बीवी थी। और हुरैन के लिए इतना काफ़ी था कि शहनाज बेगम ने रानिया को ये नहीं बताया था कि हुरैन इनको सारी सच्चाई बता चुकी है, लेकिन सब वो थोड़ी डरी सहमी ऐसी रहने लगी थी। उसको इस बात का आदि खुलने से पहले ही अपना इंतज़ाम करना था, मगर इतने पैसे कहाँ से आते, यही सोच उसको ज़हनी तौर पर मुंतशिर रखती थी। हुरैन, एक सुरमई सुबह नाश्ता बनाते हुए उसको लाउंज में से शहनाज बेगम की आवाज़ आई थी। वो पेड़ा बनाते हुए बावर्ची खाने के दरवाजे में उखड़ी हुई उसको गोना गो मुसरत हुई थी, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद ही सही, मगर शहनाज बेगम ने उसे पुकारा था। जी जी। उसकी आंखों की चमक से उसके दिल की खुशी का अंदाज़ा होता था, जो शहनाज बेगम ने भी भांप ली। दिल में कहीं हुरैन की मजबूरी और अच्छाई का एतराफ़ भी वो करती थीं।
तुमने खिजर को उठाया आज? हॉस्पिटल जाते हुए उसे बैंक भी जाना था मेरे काम के सिलसिले में। जी अभी तक तो वो सो रहे होंगे, मैं रानिया भाभी के लिए नाश्ता बनाने के लिए पहले ही उठ गई थी। वो मिनमिनाई। रानिया के नाम पर उनके मुंह में जैसे कड़वा बादाम आ गया था। मुंह बनाकर बोली, इसका क्या है, इसको तो अपने लिए नौकरानी मिली हुई है, और तुम भी थोड़ा हुलिया दुरुस्त करके रखा करो और खिजर के करीब होने की कोशिश करो। जी मैं। वो हुंकों की तरह उनका चेहरा देखने लगी तो शहनाज बेगम ने उसे डिपटा, और कोई तो यहाँ है नहीं जिसको मैं कहूँगी कि तुम ही हो। रानिया ने जो चाल चली है मैं इस पर ही उलट चलाना चाहती हूँ, उन्होंने दूसरा फिक्रा जेरे लबी कहा था। अब ये नाश्ता छोड़ो, मुझे अभी भूख नहीं, मैं खिजर के साथ ही करूँगी, और तुम खिजर को उठाओ जाकर। उन्होंने व्हील चेयर का रुख मोड़ते हुक्म सादिर किया था। जी उसने मरी मरी आवाज में कहा था, और पेड़ा वापस थाल में रखकर हाथ धोए बिना ही कमरे में चली आई। खिजर को जगाना इतना मुश्किल हरगिज नहीं होता था। वो एक आवाज देती थी और खिजर जाग जाता था। कमरे में मिल्क जैसा अंधेरा फैला हुआ था और वो बेड पर सो रहा था। गालिबन वो हुरैन के उठने के बाद बेड पर आया था और अब मजे से गहरी नींद सो रहा था। हुरैन ने उसके बगौर उसकी बंद पलकों को देखा था। ये आंखें खुली होते हुए भी बहुत घायल करती उसे। शरारत ही शरारत, सहर ही सहर, वो मिसमराइज होती जाती थी जैसे अब हो गई थी, और इसी खुमार में उसने खिजर के सहाने जगह बनाई थी और साथ बैठ गई थी। खिजर के माथे पर उसके सुनहरी बाल बिखरे हुए थे। उसने शहादत की उंगली से वो बाल नरमी से हटाए थे और मुस्कुराई। उसे गोना गो अपनी आधी अधूरी शादी पर ही रश्क आया। हुरैन ने बेअख्तियार झुककर उसकी पलकों पर नरमी से लब रखे थे। वो नींद में कसमसाया था। हुरैन भी जैसे होश में नहीं रही थी। पलकों के बाद उसने गाल पर बने तिल पर लब रखे थे, लेकिन ये एहतियात मलहूस खातिर रखी कि उसके लम्ब से वो जाग ना जाए। हुरैन को दफ्तन होश आया था। वो अपने दिल की बेईमानी पर घबराकर उठ खड़ी हुई और जाना चाहती थी कि खिजर, जो पहले ही जागा हुआ था, उसने सरद से उसका हाथ पकड़ा था और अपने ऊपर गिरा लिया था, और वो दम बखुद उसके सीने पर गिरी थी। खिजर की पुरशौक नजरें उसके गुलनार गालों पर टिकी थीं। हुरैन ने उसके सीने पर हाथ टिकाकर उठना चाहा तो उसको ये महसूस करके कि धचका लगा कि खिजर ने उसके गिर्द अपना हिसार बांधा हुआ था। ये क्या हरकत है? हुरैन शर्म और खौफ के मिले जुले जज्बात से धीमी आवाज में कहते उसकी बाहों में हल्का सा कसमसाई। जैसे जगाया है, इसका इनाम भी तो देना है ना। खिजर शोक हुआ और थोड़ा सा उठकर उसके सुर्ख आर्स को अपने लबों से छुआ। उसकी सांसें मुंजमद हो गई थीं। खिजर ने दूसरे आर्स को जो छुआ था। हुरैन ने कुछ देर पहले वाली खुद की हरकत पर दिल ही दिल में खुद को मलामत की, और इससे पहले खिजर मजीद कोई गुस्ताखी करता वो अपना पूरा जोर लगाकर उठी थी और कमरे से निकल गई थी। किचन में आकर उसने अपने बेतरतीब धड़कते दिल को एतदाल पर लाने की नाकाम कोशिश की थी और कपकपाते हाथों से चाय बनाने के लिए पानी चूल्हे पर चढ़ा दिया था और अपने आर्सों को छुआ जहां अभी भी खिजर का लम्स महसूस हो रहा था। वो बेअख्तियार क्या कर गई थी। कुछ देर बाद ही अपने पीछे खिजर की पुरतपिश नजरों का एहसास हुआ था। उसका दिल फिर बेतरतीब धड़कने लगा। आपको अम्मी बुला रही थी, आपको मुझे भेजने की जल्दी है? खिजर बावर्ची खाने के दरवाजे से टेक लगाए सीने पर हाथ बांधे मुस्तफसिर हुआ था। नहीं, मैं भला ऐसा क्यों चाहूंगी? हुरैन ने साफ गोई से कहा, मगर लहजा अभी भी दिल की हालत की चोली खा रहा था। तो आप मुझे रोकती भी तो नहीं है? खिजर ने उसके पीछे आकर सरगोशी में हल्का फुल्का शिकवा किया था। वो उसकी कुर्बत पे सिटपटा कर मुड़ने लगी तो उसका हाथ चाय की केतली पे लगा था और गरम गरम कहवा उसके पाँव पर गिर गया। वो बिलबिला उठी थी और दर्द से कराहते खिजर के सीने पर अपना सर टिका दिया। खिजर जो खुद इस अफदाद पर मुतहश हुआ था, उसने अगले ही लम्हे में उसको अपनी बाहों में भरा था। हुरैन को तो सांप सूंघ गया था। उसकी जलन पर जैसे किसी ने ठंडे मीठे पानी की फुहार कर दी हो। वो सब कुछ भुलाकर उसके सीने में मुंह छुपा गई। खिजर उसकी बचकाना हरकत पर दिलकशी से मुस्कुराता उसे यूं ही उठाए लाउंज में ले आया और सोफे पर बिठाया था। फिर कमरे में से फर्स्ट एड बॉक्स लाकर उसकी जलन पर मरहम लगाने लगा। हुरैन ने उसकी शर्ट को कंधे से पकड़ा हुआ था। उसे जलन हो रही थी। खिजर को उसका ये वाला अंदाज बहुत भला लग रहा था। वैसे इस मरहम से ज़्यादा अच्छा काम मेरे लब करते। खिजर ने अचानक से ऐसी बात की थी कि उसे चंद सेकंड लगे समझने में, और समझ आई तो गुलरंग हो गई थी। गैर महसूस तौर पर उसने खिजर के कंधे से अपना हाथ हटा लिया था। खिजर उसका एतराज महसूस किए बिना अपना काम करता रहा। लो, हो गई आपकी बैंडेज, खिजर ने महारत से उसके पाँव पर मरहम लगाकर कहा था, और हुनैन हल्का सा मुस्कुराई और उठने लगी तो खिजर ने उसे वापस बाहों में उठाया था। अब कहाँ ले जा रहे हैं? हुनैन को आज उसका अलग ही रूप देखने को मिल रहा था और आंखों की चमक में अनोखापन। रूम में आज आप रेस्ट करेंगी, काम नहीं। खिजर ने उसकी छोटी सी नाक से अपनी नाक रगड़ी थी। वो झंझना उठी। ये मंजर बाहर से लाउंज में आती रानिया ने भी देखा था और जैसे वो तेजाब में अंदर तक डाल गई थी। वो बिलबिला उठी और अंदर जाने के बजाय वापस सो ली थी। मैं बताऊंगी अब वादा खिलाफी का क्या अंजाम होता है।
رانیہ نے انگارہ چباتے خود کلامی کی تھی اور کار جو اس نے گھر کے باہر ہی کھڑی کی تھی اس میں بیٹھ کر ظلم سے گاڑی بھگا لے گئی تھی۔ دوسری جانب خضر نے اس کو بیڈ پر لا کر بٹھایا تھا اور وہ سمٹ کر بیٹھی تھی۔ ریلیکس ہو جائیے، میں امی کی بات سن کر آتا ہوں، وہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا تو حورین نے دھکنے کی مانی چلتی سانسوں کو ہموار کیا تھا اور اپنی بے اختیاری کو کوسنے لگی اور ڈر گئی کہ اگر یہ بات رانیہ کو پتہ چل گئی تو وہ کیا کرے گی اس کے ساتھ۔ تم کیا کر سکتے ہو میرے لیے؟ رانیہ نے اس کے سینے پر لیٹے لیٹے یکدم سر اٹھا کر اس سے پوچھا تھا۔ کچھ بھی، عباد نے اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلاتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا تھا۔ عباد اور رانیہ کے درمیان اس تعلق کی ابتدا رانیہ نے ہی کی تھی اور اس کو اپنے بدن کا عادی بنا چھوڑا تھا۔ رانیہ کو عباد کا جسم چاہیے تھا اور وقت آنے پر عباد کی گواہی، اور عباد بھی رانیہ کے احسانوں تلے دبا ہوا تھا۔ اس پر امتزاج، جب اتنی خوبصورت عورت کا ہر طرح کا ساتھ ہو تو وہ پیچھے کیسے ہٹتا؟ اب بھی طویل وقت ایک دوسرے سے لذت کشید کرنے کے بعد رانیہ نے وہ بات کرنے کی ابتدا کی جس کے لیے آج عباد پر وہ ٹوٹ کر برسی تھی، اور اسے یقین تھا کہ عباد اس کے محبت و بدن کے نشے میں چور کچھ بھی کر لے گا۔ جاؤ، صرف باتیں آتی ہیں تمہیں، رانیہ نے کہنے سے پہلے ناز سے ناک چڑھائی تھی۔ عباد نے اس کی ادا پر فدا ہوتے اس کے لبوں کو چھوا تھا اور مخمور لہجے میں بولا، ان لبوں کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ رانیہ نے اپنے لبوں پر حرکت کرتی اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسا کر اس کے ہاتھ کو چوما تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کچھ بھی؟ رانیہ نے اس کی مخمور آنکھوں میں جھانک کر رومانوی انداز میں سوال داغا۔ کچھ بھی؟ عباد کو اپنی آواز دور سے آتی محسوس ہوئی تھی اور پھر وہ دونوں دوبارہ ایک دوسرے میں ملیا میٹ ہو گئے تھے۔ خضر نے اس کا پاؤں جلنے کے بعد اس کی سہولت کے لیے نئی کل وقتی ملازمہ رکھ لی تھی جو کپڑے دھوتی اور گھر کی صفائی وغیرہ کرتی تھی۔ حورین کو کافی آرام مل جاتا تھا اب، لیکن کھانا پکانا اور خضر کے کپڑے وغیرہ وہ ہی دیکھتی تھی۔ آج خضر کی چھٹی تھی تو وہ ملازمہ کو دھونے والے کپڑے دے کر کچن میں جا کر خضر کے لیے کچھ اسپیشل بنانا چاہتی تھی کہ اسے شہناز بیگم کے کمرے سے کسی کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اسے ان آوازوں میں سے ایک آواز پر عباد کی آواز کا گمان ہوا تھا۔ اس کا دل ہولنے لگا۔ اسے نہ جانے کیوں انہونی ہونے کا ڈر تھا۔ مرے قدموں سے وہ چل کر شہناز بیگم کے کمرے میں آئی تو اس نے چکراتے سر کے ساتھ دہلیز کو تھام لیا تھا۔ سامنے عباد بیٹھا تھا اور خضر۔ رانیہ شہناز بیگم، آج اسے لگا یوم حساب ہے اور اس کو کچھ ہی دیر میں سنسار کیا جائے گا۔ عباد کی آنکھوں میں اجنبیت، رانیہ کی آنکھوں میں نفرت، خضر کی آنکھوں میں غصہ اور شہناز بیگم کی آنکھوں میں نمی اور بے بسی تھی۔ وہ ایک ہی پل میں کئی لہجوں کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار کرنے لگی تھی۔ وہاں موجود سب لوگ اسے حقارت سے دیکھ رہے تھے سوائے خضر کے، کیونکہ اس کی آنکھوں میں حزن و ملال کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ حورین شرمندگی سے زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ آ گئی آپ کی لاڈلی، رانیہ نے شہناز بیگم کو دیکھ کر استہزائیہ کہا تھا۔ شہناز بیگم نے تلخ سانس خارج کر کے منہ پھیر لیا۔ انہیں رانیہ سے اس حرکت کی توقع نہیں تھی۔ عباد جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے؟ خضر نے اس کے روبرو آ کر کاٹ دار لہجے میں پوچھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ بھیگی آواز میں گھگیائی تھی کہ خضر نے اس کی بات کو تیز آواز میں کاٹا تھا۔ ہاں یا نہ؟ جی، اس کے لبوں سے پھنسا پھنسا نکلا۔ خضر نے ملامت بھری نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ اس نے آگے ایک لفظ کہے بنا اپنے ہاتھ خضر کے آگے جوڑ دیے تھے اور سسکتے ہوئے اس کے قدموں میں ڈھیر ہو گئی۔ رانیہ طنزیہ مسکرا رہی تھی۔ اس نے فاتحانہ نظروں سے عباد کو دیکھا۔ عباد نے آنکھوں ہی آنکھوں میں سب ٹھیک کیا نا کا استفسار کیا تھا اور رانیہ نے پلکیں جھپک کر اس کو داد دی اور واپس رونی صورت بناتے خضر کی جانب بڑھی۔ مجھے معاف کر دو خضر، میں نے جو کیا تمہاری خوشی کے لیے کیا۔ مجھے بنیش نے بتایا تھا کہ بھابھی کسی سے بھی میری خوشیاں خریدنے کی آپ کو ضرورت نہیں تھی۔ میری خوشیاں کسی کے بھی وجود سے نہیں جڑی۔ آپ نے بھی بہت غلط کیا بھابھی، خضر نے بمشکل تحمل سے جتایا تھا۔ میری نیت پر شک کر رہے ہو؟ رانیہ نے مگرمچھ کے آنسو بہائے۔ نہیں، میں شک نہیں کر رہا، جو آپ نے کیا میری خوشی کے لیے کیا اور مجھے اس میں شک ہو ہی نہیں سکتا۔ حورین نے ناسمجھی سے دونوں نفوس کو دیکھا۔ وہ کس خوشی کی بات کر رہے تھے دونوں؟ اسے الہام ہوا کہ رانیہ نے کوئی ایسی چال چلی ہے جس سے سارا خسارہ اس کے ہاتھ آیا ہے۔ عباد کمرے سے نکل کر چلا گیا تھا کیونکہ اس کا ضمیر ملامت کرنے لگا تھا۔ رانیہ نے بھی یہی چیز بہتر سمجھا تھا کیونکہ جب تک وہ یہاں رہتا رانیہ کو دھڑکا ہی لگا رہنا تھا، کہیں وہ سچ ہی نہ اگل دے۔ رانیہ نے زبردستی آنسو صاف کیے تھے اور کمرے سے خود بھی نکل گئی تھی۔ اسے یقین تھا کہ ابھی وہ حورین کو طلاق دے کر گھر سے نکال دے گا، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ خضر چند لمحے لب بھینچے کھڑا رہا اور پھر اس کو تعصب اور غصے سے دیکھا تھا جو اس کے قدموں میں بیٹھی سسک رہی تھی۔ طلاق، عباد کا دھوکہ، واپسی میں اندھیرا اور اتنے پیسے کی ادائیگی۔ وہ کسی بات کو سوچتی، کس بات کا غم مناتی، کس بات کی تدبیر کرتی اور کون سا ٹھکانہ ڈھونڈتی۔ امی، جب میں آؤں مجھے یہ یہاں نہ ملے، خضر نے اسپاٹ لہجے میں کہا تھا اور وہاں سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا نکل گیا۔ حورین نے سکتے کی کیفیت میں اسے جاتے دیکھا تھا۔ وہ خود سے تھوڑی تو رحم کی امید کر بیٹھی تھی مگر وہ پھپک پھپک کر رو دی۔
وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی کہ اسے اپنے سر پر شہناز بیگم کا شفقت بھرا لمس محسوس ہوا تھا۔ اس نے بے یقینی سے سر اٹھا کر دیکھا۔ انہوں نے میری نہیں سنی ماں جی، اس نے روندے لہجے میں شکوہ کیا تھا۔ شہناز بیگم نے لب بھینچے۔ تمہارے کزن اور رانیہ نے بساط ایسی بچھائی کہ شہناز بیگم کے لہجے میں رانیہ کے لیے نفرت سی تھی۔ حرین چونکی۔ کیا کہا رانیہ نے؟ جو خضر ان سے نفرت نہیں کر رہے اور صرف مجھے ہی قصوروار قرار دے دیا۔ تم اتنی بھولی نہیں ہو، تمہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ اس نے عباد کو تمہارے خلاف استعمال کیا ہے تو کوئی نہ کوئی چال چلی ہوگی۔ شہناز بیگم نے اس کے کان کے کیڑے جھاڑے۔ حرین ہونکوں کی طرح ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ عباد کے بقول تمہاری شادی رابعہ اور ارسم نے خضر کا پیسہ دیکھ کر کروائی تھی۔ تم پہلے اس رشتے سے خوش نہیں تھی، لیکن خضر کی دولت کا سوچ کر تم نے عباد کے ساتھ پلان بنایا کہ تم خضر سے پیسے بٹور کر طلاق لے لو گی۔ اس کے بعد عباد اور تم شادی کر لو گے۔ رانیہ کو شادی کے دن بنش کے ذریعے معلوم ہوا کہ خضر تمہیں پہلے سے پسند کرتا ہے تو رانیہ کے بقول وہ بہت خوش ہوئی، لیکن عباد نے ایک پارٹی میں نشے میں دھت اپنا اور حرین کا پلان رانیہ کے سامنے اگل دیا، جس سے رانیہ کو دھچکا لگا اور وہ خضر کا گھر ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس لیے اس نے تم سے سودا کیا کہ جتنے پیسے چاہیے وہ تمہیں دے گی، بس تم خضر کی زندگی سے نہ جاؤ، اور عباد کو بھی ڈراموں میں مرکزی رول دیا کرے گی۔ لیکن عباد کا ضمیر ملامت کرنے لگا۔ وہ تم سے حقیقی محبت کرتا تھا، اس لیے تمہیں پانے کے لیے اس نے سچ بولنے کا سوچا اور وہ خضر کے پاس چلا آیا۔ اس کے آگے تم جانتی ہی ہو۔ شہناز بیگم نے ساری کہانی کہہ سنائی تھی۔ حرین صدمے سے آنکھیں پھاڑے رانیہ اور عباد کی ترتیب کردہ اسکرپٹ کو سن رہی تھی اور دل ہی دل میں ان کی حکمت عملی پر اش اش کر اٹھی۔ یہ جھوٹ ہے، میں نے کوئی پلان نہیں بنایا عباد کے ساتھ۔ مجھے تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ میری شادی کالج والے خضر سے ہو رہی ہے۔ اس نے شدت سے نفی میں سر ہلا کر شہناز بیگم کو قائل کرنے کی کوشش کی تھی۔ شہناز بیگم نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں جانتی ہوں، چاہے میں تمہیں کبھی تمہارے عمل پر بالکل درست قرار نہیں دے سکوں گی، لیکن تم نے رانیہ کی طرح اپنے مرتبے کا سودا نہیں کیا۔ مجھے جانا ہوگا، حرین نے اپنے گالوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا اور اٹھنے لگی تو شہناز بیگم نے اس کی کلائی تھامی تھی۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ مگر کچھ نہیں، نہ یہ گھر خضر کا ہے نہ رانیہ کا، میرا ہے۔ تم یہاں ہی رہو گی، میں خود بات کر لوں گی خضر سے، اور رانیہ وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جب تک خضر تمہیں طلاق نہ دے تب تک وہ معاہدہ کبھی خضر کے سامنے لانے کی غلطی نہیں کرے گی۔ اگر لانا ہوتا تو وہ پیپر استعمال کرتی، نہ کہ عباد کو شہناز بیگم نے کہا تھا۔ وہ ان کا چہرہ دیکھتی رہ گئی، اور اس نہج پر تو حرین نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اصل قصوروار رانیہ تھی، کیونکہ معاہدہ اور شرائط اس کی عائد کردہ تھی۔ خضر کو پراپرٹی اس نے سمجھا تھا، وہ تو بس اپنا کردار نبھا رہی تھی۔ اصلیت سامنے آتی تو خضر کی نظر میں رانیہ اس سے زیادہ قابل نفرت ہوتی۔ اوہ ڈارلنگ، عباد نے اس کو پیچھے سے آ کر باہوں میں بھرا تھا۔ رانیہ کو یہ بے وجہ مداخلت زہر ترین لگی تھی، مگر آج ہی اس گدھے کو باپ بنایا تھا اور ابھی اس سے پہلو تہی کر کے وہ اس کی ناراضگی موڑ لے کر کھیل نہیں بگاڑنا چاہتی تھی، اس لیے زبردستی کی مسکراہٹ لبوں پر سجائے اس کی جانب گھومی اور اس کے گال کو چھوا تھا۔ آج تم نے دل جیت لیا، کیا پہلے نہیں جیتا تھا؟ عباد نے اس کے بالوں میں منہ دے کر سرگوشی کی۔ رانیہ کو اب اس کی قربت جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رہی تھی، مگر برداشت سے کام لینا پڑ رہا تھا۔ نہ جیتا ہوتا تو خود کو سونپتی کیسے؟ لیکن جانو ایک بات سوچ رہا تھا میں، اب حرین کہاں جائے گی؟ وہ کہیں بھی جائے سویٹ ہارٹ، اس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے۔ اگر نہ دیا ہوتا تو وہ خضر سے شادی کیوں کرتی، جبکہ میں اسے یہ خوشخبری دے چکی ہوں۔ تمہیں میں نے ڈرامہ آفر کر دیا ہے جان، میں نے یہ سب اس سے بدلہ لینے کے لیے نہیں، تمہاری محبت کے لیے کیا، عباد نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا تھا۔ رانیہ زبردستی مسکرائی۔ عباد اس پر حاوی ہو رہا تھا، اس نے بادل ناخواستہ ہونے دیا، لیکن یہ آخری بار تھا، اب اسے عباد کو بھی راستے سے ہٹانا تھا۔ شام میں رانیہ آئی تو حرین کو گھر میں دیکھ کر اس کے تلووں میں لگی تھی آگ اور سر پر بجھی تھی۔ تم دفع نہیں ہوئی گھر سے؟ رانیہ نے لاؤنج میں اسے اطمینان سے بیٹھے دیکھ حقارت سے پوچھا۔ وہ اسی طرح سمم بکمم بیٹھی میگزین کی وقت گردانی کرتی رہی۔ کچھ پوچھا ہے میں نے؟ رانیہ سلگ کر دھاڑی تھی۔ حرین نے اطمینان سے میگزین سائڈ پر رکھا اور اس کی طرف دیکھا تھا۔ ایگریمنٹ میں کہیں نہیں لکھا تھا کہ اگر تم سوال پوچھو گی تو جواب بھی دینا لازمی ہے؟ وہ تنتناتی اس کے سر پر آئی تھی، اس کا چہرہ نفرت سے سرخ ہوا جا رہا تھا۔ حرین کے تاثرات تنزیت سے سنجیدہ ہوئے۔ اس کے مقابل کھڑی ہو کر حرین نے اسے استہزائیہ دیکھا تھا۔ ایسا کچھ مت کرنا جسے تم اپنے ہی ڈرامے میں پھنس جاؤ اور پچھتاؤ۔ تم مجھے دھمکی دے رہی ہو، جانتی ہو نا کہ تم میری زیر خرید غلام ہو۔ رانیہ نے اسے سنگینی سے یاد دلایا، لیکن پھر بھی حرین کا اطمینان قابل دید تھا۔ جانتی ہوں، اور یہ بھی جانتی ہوں، آقا کے رازوں کا صندوق غلام کے پیٹ میں اور چابی زبان میں ہوتی ہے۔ تمہارا یقین ہی نہ کر لے خضر، میرا یقین نہ کرے مگر۔ حرین کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی رانیہ کا سیل گنگنایا تھا۔ رانیہ نے اسے کینہ توز نظروں سے دیکھتے ہوئے سیل پر نمبر دیکھا۔ فون سے اس کے چچا کے گھر سے کال آئی تھی۔ اس نے پک کی اور جیسے جیسے سنتی گئی اس کے چہرے کی رنگت متغیر ہوتی گئی۔ اس کے سگے چچا کی وفات ہو گئی تھی۔ وہ ہنوز الجھے اور قدرے پریشان ذہن کے ساتھ شہناز بیگم کے کمرے کی جانب چلی گئی تھی۔
हुरैन ने गहरी सांस लेकर माहौल की कसावत को दूर करने की कोशिश की थी और वापस मैगजीन उठा लिया। आगे वो सबसे मुश्किल मरहला यानी खिजर से सामना करने के लिए खुद को तैयार करने लगी। रानिया को बादल नाख्वासा चचा की ताज़ियत के लिए जाना पड़ा था। हुरैन को अब पीछे सुकून था, खिजर को भी, जो उस दिन ही हॉस्पिटल से सीधा डॉक्टर्स की टीम के साथ शुमाली इलाका जात चला गया था, जहां हॉस्पिटल की तरफ से उन्होंने गरीब लोगों के मुफ्त इलाज और मुआवजे के लिए 2 हफ्तों के लिए कैंप लगाया था। अब उसे सिर्फ खिजर का इंतजार था। वो उसे मनाना चाहती थी। इधर पीछे अचानक ही बिनिश की मंगनी का हंगामा उठा था और बिनिश की मंगनी की तैयारियों में उसकी माँ ने अपने साथ तैयारियों में लगा लिया था और वो बखुशी तैयारियों में हाथ बटा रही थी। सब चीज़ें बिनिश की पसंद से ली जा रही थीं, क्योंकि बिनिश इकलौती बेटी थी और मंगनी बड़े पैमाने पर की जा रही थी। आप कब आएंगे? वो बाजार जाने के लिए अपनी चादर लेकर आई तो बिनिश फ़ोन पर खिजर से बात कर रही थी। हुरैन का दिल मुस्तरब हुआ। बिनिश ने उसके गालों पर लाली बिखरते देखी और वो मुस्कुराई। दूसरी जानिब से शायद इनकार किया गया था। बिनिश मचली, नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। अगले संडे मेरी मंगनी है और आपने आना है। वो बज़िद थी। हुरैन जैसे मंजर में थी ही नहीं। उसको अपना वहाँ मौजूद होना गैर ज़रूरी ही लग रहा था, लेकिन दिल खुशफहम भी था कि कहीं खिजर उससे हुरैन का पूछ ही ले। इसलिए वो बेड पर बिखरे कपड़ों को खामखा ऐसा ऐसा समेटने लगी। बिनिश उसकी बेकरारी महसूस कर रही थी और ज़ेरे लब मुस्कुरा रही थी। हुरैन का रोम रोम समात बना हुआ था। वो जानबूझकर इंतहाई सुस्तरवी से बेड पर कपड़े समेट रही थी। बस आना है तो आना ही है खिजर, मैं नहीं। वो बात करते करते रूम से निकल गई थी। हुरैन के हाथ बेजान से हो गए और कपड़े दोबारा बेड पर बिखर गए। एक बेनाम सी सरखुशी अपने ही आप मर गई थी। वो चादर लपेटती कमरे से बाहर आ गई। रात में उसे टीवी देखते देखते वहीं सोफे पर ऊँघ आ गई थी और वो सो गई। रात के कोई 2:30 बजे मरकजी गेट बजाया गया था। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। बेआरामी से लेटने की वजह से उसकी टांगें और कमर शल हो गई थी। इतने में गेट पर फिर धड़धड़ाया गया था। वो हैरानी से घड़ी में वक्त देखते बाहर चली आई। सीने पर दुपट्टा अच्छी तरह फैलाया था और गेट खोलने से पहले मुस्तफसर हुई थी। कौन? मैं हूँ। अगर मेहरबानी करने का इरादा हो तो दरवाज़ा खोल देंगी। खिजर ने तड़क कर जवाब दिया था। हुरैन का दिल उछलकर हलक में आ गया। जी, मैं खोलती हूँ, उसने गड़बड़ाकर कहते दरवाज़ा खोला था और खिजर उसको तीखे चतुनों से घूरता अंदर आया। हुरैन उसकी तेज नज़रों को कतई नज़रअंदाज करके जाने लगी। अब किस इरादे से रुकी हैं यहाँ? मुझे माँ ने रोका है। अच्छा, माँ का इतना ख्याल है आपको? वो इस्तेज़ाइया हंसा। हुरैन जुज़बुज़ हुई। बात है, कम अज़ कम आप और भाभी की तरह माँ को अकेला छोड़कर नहीं गई। वो भी कम नहीं थी। अब मैं आ गया हूँ ना, तो जाइए। खिज़र ने तुरंत कहा, ठीक है, इसी वक्त जाकर गली में बैठ जाती हूँ, तब आपकी इज्जत नफ्स गवारा कर लेगी कि एक लड़की जो गलती से आपकी बीवी बन गई गली में बैठी है। वो पाँव पटकती उल्टे कदमों खुले गेट की तरफ बढ़ी थी कि राह में ही खिज़र ने उसकी कलाई थामी थी। गलती से नहीं, साजिश से। खिज़र ने उसकी आंखों में झांककर तस्दीक की। और ये इरादा है या साजिश? हुरैन का इशारा उसकी कलाई पकड़ने की जानिब था। खिज़र ने अपना गुस्सा उसकी नाजुक कलाई को मजीद दबोच कर निकाला और वो सिसकी। हक है। हक तब जताइए जब मेरे फ़र्ज़ अदा कर सकें। उसने एक झटके से अपनी कलाई छुड़ाई थी और बाहर जाने लगी तो खिज़र का लंबा चौड़ा वजूद उसकी राह में हाइल हुआ था। वो भुन्ना गई। रोक रहे हैं? अब फ़र्ज़ निभा रहा हूँ, अंदर जाइए। खिज़र ने आराम से अपना मुद्दा बयान किया था। कैसे इस घर में मेरा वजूद आप देवर भाभी को बर्दाश्त हो जाएगा? वो तंज़िया गोया हुई। मुझे नहीं है, कतई नहीं है, लेकिन मेरी माँ से पूछे बिना कुछ कहूँगा नहीं। हाँ कहा, शुक्र आपने अपनी भाभी का नहीं कहा। वो इस्तेज़ाइया कहकर अंदर की जानिब पलट गई थी। पीछे खिज़र का दिल किया उसके साथ ऐसा कुछ कर गुजरे कि वो पूरी ज़िंदगी याद रखे। अगले दिन सुबह सुबह ही खिज़र बिनिश के साथ शॉपिंग पर निकल गया था। वो बिनिश को कुछ अपने से भी दिलाना चाहता था। कुदसिया बेगम मना करती रह गई, लेकिन खिज़र और शहनाज बेगम ने इनकी एक नहीं सुनी थी। कुदसिया और शहनाज बैठी आपस में महवे गुफ्तगू थी कि खिज़र कमरे में आया था। मैं और बिनिश निकल रहे हैं चची, तुम्हें हुरैन को भी लेकर जाना चाहिए। कुदसिया ने अज़खुद शहनाज के दिल की बात कर दी। रहने दीजिए, कतई जवाब आया था। माँ का हुक्म टालोगे? शहनाज बेगम ने जज्बाती हरबा आजमाया। माँ, वो डिमांड ही ना करें जो मैं पूरी कर सकूँ। वो बिनिश के साथ चली जाएगी, तुम ना बात करना उससे। कुदसिया ने उसे हल्के फुल्के अंदाज में छेड़ा। वो मुस्कुरा भी ना सका। ठीक है, फिर बिनिश भी घर में रहे, मैं खुद ही ले आऊँगा उसके लिए कुछ। तुम कितने ज़िद्दी हो गए हो खिज़र? शहनाज रूठी हुई थी। मुझे ऐसा बनाने में आपकी लाडली का हाथ है, हुरैन का नहीं, रानिया का, उन्होंने तुरंत कहा था और वो उनको लब भींचे देखता रहा और फिर चंद लम्हे तौक़ुफ़ के बाद गोया हुआ। अच्छा, मैं चलता हूँ। वो उठकर चलता बना था। कुदसिया बेगम ने शहनाज बेगम के कंधे पर हाथ रखा। ये लड़का तो बिल्कुल रानिया की मुट्ठी में है। वो बेबसी से गोया हुई। कुदसिया बेगम ने भी तायद में सर हिलाया था। तुम हुरैन को कहो कि खिज़र को अपनी जानिब माइल करने की कोशिश करे, मुनासिब लगता है। वो खिज़र की बीवी है। माजरत के साथ तुमने रानिया को तो इतनी आज़ादी दी कि वो भाभी होकर खिज़र को मुट्ठी में कर बैठी, जबकि हुरैन की बारी में तुम्हें मुनासिब और गैर मुनासिब का ख्याल आ रहा है। कुदसिया बेगम ने तल्ख लफ्ज़ों को रुसान से शहनाज के कान में उड़ेला था। वो चूं भी ना कर पाई और असबात में सर हिलाया था।
उसने झुककर अपने सैंडल के स्ट्रैप बांधे थे। शहनाज बेगम ने उसको बगौर देखा। वो शादी के बाद पहली बार इतना तैयार हुई थी और बहुत प्यारी लग रही थी। शहनाज बेगम ने दिल में माशाल्लाह कहा। अब वो गोल्डन टिश्यू का दुपट्टा अपने कंधे पर सेट कर रही थी और सेट करने के बाद जैसे ही बालों को समेटने लगी, शहनाज बेगम ने उसे टोक दिया था, रहने दो ऐसे ही, एक तुम ही नहीं हो जो जिन भूत चिपट जाएंगे बाल खोलने से। शहनाज बेगम की तारीफ का अंदाज ही अनोखा था। वो खुशियाकर मुस्कुराती बालों को खुला छोड़कर उसमें कंघा करने लगी। क्यों कॉल कर रहे हो बार बार? आपकी याद आ रही थी। मैं किसी की मैयत में आई हूँ, तुम्हारा ये 2 टके का रोमांस सुनने के मूड में नहीं हूँ। रोमांस नहीं, याद। याद भी तो इसलिए ही आ रही होगी ना कि उसने तब कर अधूरा जुमला छोड़ा। इबाद बच्चा नहीं था, उसकी बात समझ चुका था। आप मुझे हवस ज़्यादा समझती हैं। इबाद की आवाज़ सदमे में घिर गई थी। मैं समझती नहीं, तुम हो। अब हर वक्त इंसान इसी मूड में नहीं होता। रानिया ने तल्ख लहजे में झाड़ा तो इबाद के दिल में छनाके से कुछ टूटा था, लेकिन रानिया को एहसास नहीं था कि यूं इतनी जल्दी गरम गरम हलवा खाने से वह खुद जल जाएगी। आपको मैंने क्या नहीं दिया, उसके बदले तुमने वसूल भी किया है इबाद। तरक्की, मेरा वजूद, बैंक बैलेंस और बस रानिया। हुरैन, हाँ हुरैन, तुम इसी हुरैन के पास क्यों नहीं चले जाते? खैर से अब वो मुतलका भी होने वाली है। रानिया, हर कोई लड़की आपकी तरह गिरी हुई नहीं होती कि एक को छोड़ा दूसरे को। इबाद ने जूता भगो कर मारा था। शट अप, जस्ट शट अप। रानिया सब पर आग बगोला होकर चिल्लाई थी। इबाद ने तल्ख सा होकर कॉल कट कर दी थी। वो सीधा ऑफिस में आया था। ये वही ऑफिस था जिसमें रानिया और वो रंगरलियां मनाते थे। अब चौकीदार भी साहब से वाकिफ हो गया था, इसलिए आसानी से उसे अंदर आने दिया और दूसरा मास्टर की भी उसी के पास थी। रानिया और उसने मुख्तलिफ तस्वीर भी ली थी और वो तस्वीर जिस यूएसबी में थी वो यूएसबी भी यहाँ ही पड़ी थी। वो इस यूएसबी की तलाश में था जो वो खिजर को दिखाकर रानिया से इंतकाम लेता, मगर यूं ही मुस्तरबाना दराज कंखालते उसकी नज़र एक फाइल पर गई थी। उसने बेध्यानी में फाइल उठाकर देखी। उसके कदमों तले से ज़मीन खिसक गई थी। उसे अपनी और हुरैन की बेवकूफ़ी पर गुस्सा आया। अब रानिया की अकल ठिकाने लगाना थी। मंगनी के लिए बॉल पिनों से सेट करते विनिश का मोबाइल बीप हुआ था। विनिश ने मोबाइल उठाकर देखा तो उसके लबों पर धीमी शर्मीली मुस्कान सज गई। उसके मंगेतर की कॉल थी। हुरैन ने मसनूई ताड़ने वाली नज़रों से उसे आईने में घूरा तो वो खिलखिलाई थी। बस 2 मिनट वो शरारत से मिर्तिजी होती, सेल लेकर बालकनी की जाने बढ़ गई थी। अगर तस्वीर मांगे तो कहना, इंतज़ार भी कोई चीज़ होती है। हुरैन ने पीछे से हाँक लगाई थी और वापस मुड़कर आईने में अपना सुरापा देखा। उसी वक्त आईने में पीछे खिजर का तुनुमन वजूद नुमायां दिखाई दिया था। हल्की सुनहरी शेरवानी में उसकी आंखों का रंग भी हल्का सुनहरी दिखाई दे रहा था और आंखों की चमक इससे पहले बेईमान हो हुरैन ने नजरें घुमा ली और ड्रेसिंग पर पड़ी नेल पेंट्स बिला वजह इधर उधर करने लगी। इसी असना में लाइट डिम होकर चली गई थी। उसने सर उठाकर अंधेरे में देखने की कोशिश की और मुड़ी तो खिजर के मजबूत वजूद से टकराकर वापस ड्रेसिंग के स्टूल से लगी थी। वो दफ्तन उसके सर पर पहुंच गया था। उफ, वो झुंझला उठी। अंधेरे में भी सुकून नहीं आपको, उसने तिल मिलाकर कहा था और नाकाम कोशिश की उठने की, क्योंकि उसके दुपट्टे का एक कोना खिजर के पाँव के नीचे था। उठने की कोशिश में वापस डगमगा गई थी। खिजर उसकी जानिब झुका था। फंक्शन के बाद आप अपने रूम में चाहिए। अंधेरे में से तेज गर्म सांसों के साथ खिजर की आवाज़ बहुत करीब से उभरी थी। वो सिमट सी गई थी। ओ हेलो, मैं आपकी रियाया नहीं हूँ, जाकर लाइट ऑन करवाइए। उसने अंदाजे से हाथ आगे करके खिजर को पीछे धकेलना चाहा था, लेकिन हाथ हवा में ही रह गया। कहाँ गए? उसने सोचा। कहाँ है? हुरैन ने पुकारा था, लेकिन जैसे वो छलावा बनकर आया था, इसी तरह यक लफ्जी जुमला कहकर छलावे की तेजी से जा चुका था। हुरैन टप गई थी। पूरे फंक्शन में खिजर ने उस पर एक निगाह गलत भी ना डाली थी और वो कलसती रही। कुदसिया और शहनाज ने हर मुमकिन कोशिश की थी कि हुरैन उसके करीबी रहे, लेकिन वो जैसे मंजर में होते हुए था ही नहीं। मंगनी के बाद हुरैन शहनाज बेगम को लिए अपने घर वापस आ गई। तकरीबन 1 घंटे बाद खिजर शहनाज बेगम के कमरे की दहलीज पर आ खड़ा था। वो अनजान बनी शहनाज बेगम के आज फंक्शन में पहने कपड़े हैंग कर रही थी। माँ जी, ज़रा हुरैन को भेजिएगा मेरे कमरे में। खिजर कहकर रुका नहीं था। शहनाज बेगम ने खुशगवार हैरत से हुरैन को देखा, जो पीठ मोड़े खड़ी अपनी धड़कनें संभाल रही थी। सुना तुमने? जी, वो फ़कत इतना ही कह सकी। अब यहाँ खड़ी क्या कर रही हो, जाओ ना। शहनाज बेगम ने लिताड़ा था। वो मुड़कर बेचारगी से इन्हें देखने लगी। शहनाज बेगम ने घूरा। तुम चाहती हो ना खिजर से तुम्हारा रिश्ता मजबूत हो? जी। फिर यकलफ्जी जवाब। तो जाओ ना, शौहर को इंतजार नहीं करवाते हैं। जी। उसने मस्कीन सी सूरत बनाए इस बात में सर हिलाया। क्या जी जी? यही जी हजूरी अब खिजर की कर लेना, जो कहे मान लेना। उन्होंने घुरका था और वो मजीद बेइज्जती से बचने के लिए लब भींचती कमरे से निकल गई। उसकी नज़र लाउंज में लगे आईने के सामने अपने कैचर पर गई थी। उसने उठाकर अपने बाल समेट लिए और सांसें बहाल करती उसके कमरे में आई थी। इससे पहले कि वो दरवाज़ा नॉक करती, अंदर से खिजर ने खोल दिया था और उसको सरता पाँव
गहरी नजरों से देखा। कोई खास बात जो आपने करनी हो कीजिए, वरना। हुरैन ने बेनियाजी से उसकी तरफ देखे बिना कह रही थी कि खिजर ने उसका हाथ पकड़कर अंदर खींचा था और दरवाजा बंद कर दिया। वो बौखला गई। क्या क्या है? हुरैन ने माथे पर बल डालकर उसको रोब दिखाना चाहा, लेकिन खिजर उसके रोब से क्या मरूब होता। वो तो अपने नए अंदाज से रोशनास करवाने की धुन में था। एक हाथ उसकी कमर में डाले, दूसरे हाथ से उसके बालों में लगा कैचर खोला था। हुरैन ने उसको पीछे धकेल कर मुड़ना चाहा। हुरैन की सांसें उसकी इस अचानक और बदले रवैये पर उथल पुथल हो रही थीं। खिजर ने उसको यूं ही जकड़े पीछे दरवाजे से लगाया था और उसकी आंखों में फातेहाना देखा। फ्राइज पूरे कर रहा हूँ, करने दीजिए। खिजर का मोबाइल बीप हुआ था। ये जबरदस्ती है, हुरैन ने तड़क कर कहा, और ये मुझे पहले कर लेनी चाहिए थी। उसने दुपट्टा उतार कर साइड पर फेंका था। हुरैन की आंखें उसकी बेबाकी पर फटने को थीं। खिजर का सेल मुसलसल बीप हो रहा था। उसने एक हाथ से उसकी कलाई जकड़े जकड़े ही दूसरे हाथ से सेल पॉकेट में से निकाल कर कान से लगाया। हुरैन मुसलसल अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। वो खिजर की पुरतपिश नजरों से ओझल हो जाना चाहती थी। हाँ भाभी। खिजर के लहजे में पहले वाली नरमी मफकूद थी। इसी से हुरैन सहम रही थी। दूसरी तरफ रानिया चौंकी, लेकिन अपने असली लाड भरे लहजे में गोया हुई। मैं एयरपोर्ट पर हूँ, लेने आ जाओ। सॉरी भाभी, मैं बिजी हूँ। खिजर ने संजीदगी और बेमुरवती की इंतहा की। रानिया की भवें सिमटी। उसने गौर किया तो दूसरी तरफ से चूड़ियों की आवाज आ रही थी। हुरैन खुद को छुड़वाने की सही में मुजाहमत कर रही थी, जिसकी बिना पर चूड़ियां आवाज कर रही थी। खिजर उसके इतना करीब था। इस लम्हे चूड़ियों की आवाज, क्या इस लम्हे हुरैन उसके पास है? रानिया ने घबरा कर सोचा था। हुरैन कहाँ है? रानिया ने तुरंत पूछा। हुरैन ने मुजाहमत तर्क करके लब भींच कर नफी में सर हिलाया था कि वो ना बताए कि हुरैन उसके करीब है। मगर आज खिजर कहाँ मानने वाला था। यही है मेरे पास। खिजर के कहते ही उसके कदमों से जमीन निकली थी। हुरैन, हुरैन तुम्हारे कमरे में है? क्यों? रानिया को शायद पता नहीं था कि वो क्या कह गई है। दूसरी तरफ जो खिजर की सांसों तक के करीब खड़ी थी, बौखला गई। उसकी आंखों में हड़सगी उतर आई थी, जो खिजर ने भी नोट की। वही सहजाया मुस्कुराया था। भाभी, हुरैन मेरी बीवी है। चाहूं तो नजरों से ओझल रखूं, चाहूं तो करीब तर। आपने तो मुकम्मल पैसे दिए थे ना उसको मेरे। अब मैं जो चाहूं करूं। खिजर की तंसिया बात पर जहां रानिया के सर पर एयरपोर्ट की छत आ गिरी थी, वहीं हुरैन ने कर्ब से आंखें मीचनी थी। सच्चाई आश्कार होने के बावजूद उसका वजूद अब संसार किया जाना था। मुझे जाने दीजिए। हुरैन मिलती हुई थी। ये नामुमकिन है। खिजर की आवाज उसे दूर से आती महसूस हुई थी। उसने सख्ती से अपनी आंखें मीच ली। पूरी रात खिजर ने अपनी शिद्दतें उस पर उतारी थी। हुरैन आने वाले कल से परेशान उसकी बाहों में पिघलती रही। सुबह वो फूटने के बाद वो दर्द से टूटते वजूद के साथ कदरे उठकर मसहरी से टेक लगाए बैठ गई। कमरे में अभी तक नीम मध्यम रोशनी फैली थी। उसने यूं ही अपने इर्द गिर्द खुद की कमरे की बिखरी हालत को देखा। बिस्तर के दूसरी तरफ की जगह खाली, लेकिन सलवटों और टूटी चूड़ियों से नागुफ्ता बाह हो रही थी। हुरैन खुद जहनी इब्तला का शिकार थी, और रानिया अब ना जाने उसके साथ क्या करती। जबकि खिजर की रात वाले रवैये के बाद उसे खिजर की उम्मीद भी छूटती नजर आ रही थी। वो सोच सोच कर हलकान हुई तो पीछे सर टिकाकर होले होले अपनी कनपटी सहलाने लगी। दफ्तर उसे कमरे की दहलीज पर बाहर से किसी की आहट महसूस हुई थी। कबल इसके कोई कमरे में वारिद होता, शहनाज बेगम की पाटदार आवाज ने उसके कदम वहीं रोक दिए थे। बहू, किसी नौबयाहता जोड़े के कमरे में जाने के आताब भूल गई हो शायद। माँ जी, मुझे खिजर से जरूरी काम है। रानिया की जब्त की इंतहा पर पहुंची स्पाट आवाज पर अंदर बैठी हुरैन का दिल कांपा, लेकिन शहनाज बेगम पर जैसे असर ही नहीं हुआ था। उन्होंने लठमार लहजे में कहा, उसे मिलना है तो जाओ हॉस्पिटल, वो वहीं है। वो मजीद गोया हुई थी। हुरैन अंदर आराम कर रही है। रात देर से सोई थी। खिजर कहकर गया था उसके आराम में खलल न आए। शहनाज बेगम ने आखिर में द्रोगोई से काम लिया था। रानिया का दरवाजे के हैंडल पर धरा हाथ फिसला था। उसने मुड़कर शहनाज बेगम को देखा था। शहनाज को उसकी उजड़ी हालत देखकर दिली अफसोस हुआ। उसकी हवस ने उसे किस नहज पर पहुंचा दिया था। रानिया जिस तरह आई थी, इसी तरह तनफन करती वापस निकल गई। वो अंदर बैठी अपनी धड़कनों को संभालती थी। वो आध घंटे बाद झिझकती जहनी उलझनों में उलझी कमरे से बाहर आ गई और किचन में जाकर नाश्ता तैयार करने लगी। जरा सी आहट पर उसका दिल सूखे पत्ते की तरह लरज रहा था। मुस्तकबिल का खौफ उसका सुकून फना किए दे रहा था, इतना कि रात में खिजर के साथ गुजारे लम्हात उसे लुत्फ़ करम लगने के बजाय जहाँ कसर लग रहे थे। वो इस लम्ह से मुस्तफ़िद भी नहीं हो पाई थी जो उसके महरम का था। अपना इतना बड़ा हक पाकर भी वो असाब शिकन लम्हों की झेल रही थी। तुम अब भी कुछ परेशान लग रही हो। नाश्ते की टेबल पर शहनाज बेगम ने उसका इस्तराब पा लिया था। वो झुरझुरी लेकर चौंकी। जी, कुछ कहा आपने? क्या हुआ है? शहनाज ने नरमी से पूछा था। खिजर को सब सच मालूम हो गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और रानिया को भी कि रात में खिजर उसने आदाब व तहजीब के पेश नज़र जुमला अधूरा छोड़ा, लेकिन वो जहाँ दीदा थी समझ गई थी कि हुरैन क्या कहना चाहती है।
हुरैन, खिज़र ने सब जानने के बाद तुम्हें वो दर्जा दिया है, अब इससे रानिया तो क्या खुद खिज़र भी मुनहरिफ नहीं हो सकता। और उसके बाद रानिया के इस फजूल मुआहिदे की कोई वक़्त नहीं रहती। खिज़र रात में तुम्हें छोड़ भी सकता था ना, लेकिन उसने तुम्हें कबूल किया। अब जो आगे होगा वो अल्लाह पर छोड़ दो। शहनाज ने उसे मतानत और शाइस्तगी से समझाया था और वो चुपचाप उनका चेहरा देखने लगी। परेशान होना छोड़ दो, अब ये खिज़र और उसका मामला है। उन्होंने मजीद उसकी दिलजोई की थी और वो शहनाज के इत्मीनान पर अश अश कर उठी। रानिया ने धड़ से दरवाज़ा खोला था। वो जो एक फाइल खोले उसकी जानिब पुश्त किए खड़ा था, चौंक कर मुड़ा और रानिया को खुद के सामने देख फरेब से मुस्कुराया। वो चील की तेजी से उसके सर पर पहुंची और उसका गिरेबान पकड़ लिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, रानिया ने गुस्से से बिगड़ते हुए कहा था। उसने यूं ही मुस्कुराते अपना गिरेबान छुड़ाया था और उसकी कलाइयां थामे हुए उसकी तैश से भिंची मुट्ठी को चूमा। रानिया ने कराहे से अपना हाथ वापस खींचा। उम्मीद तो मुझे भी तुमसे नहीं थी इसकी, और उसने इसकी पर जोर दिया था। रानिया गुस्से से लरज उठी। वो ढिठाई से आपसे तुम पर आ गया था। क्या मैंने? हाँ, बताओ मुझे, बताऊं या दिखाऊं? वो एक अदा से 2 कदम पीछे होते बोला था। रानिया का माथा ठनका, लेकिन वो इतनी जल्दी कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। सामने खड़े शख्स ने अपनी जीन्स की जेब से मोबाइल निकाला था और 2-3 बार मोबाइल स्क्रीन को टच करने के बाद स्क्रीन उसके सामने की। रानिया ने उसको खा जाने वाली नजरों से देखते स्क्रीन को देखा तो अपनी वरगुज़श्ता मुकद्दर पर आंखों के आगे तारे नाचने लगे। वीडियो उसकी थी और असाब को झंझोड़ने वाली उसकी वो वीडियो। ये तुम्हें कहाँ से मिली? वो लुगनत ज़्यादा आवाज़ में बोली थी। इसकी आवाज़ अब पस्त थी। वो स्क्रीन को उसकी नज़रों के सामने से हटाते हुए इस्तेहज़ाया हंसा था। खुशी हो रही है तुम्हारी ये अलमिया सूरत देखकर? उसने जैसे रानिया की हालत से हिज़ उठाया था। मैंने ये हम दोनों की बेहतरी के लिए किया था। अपनी खुदगर्जी और हवस को हमारी बेहतरी का नाम मत दो। उसने नाक से मक्खी उड़ाई थी। तुमने हमारी अमानत में खयानत की। वेट वेट वेट, कौन सी अमानत? उसने रानिया की बात काटकर अबरू उचकाई। जो तुमने हुरैन के साथ कल रात किया खिज़र। वो अलमिया सूरत बनाए बेबसी से बोली थी। खिज़र एक क्रोफर से उठकर उसके बिल्कुल मुकाबिल आया था। तंजिया मुस्कुराहट बदस्तूर कायम थी उसके लबों पर। वो तो मेरी शरई बीवी है, आप किस हैसियत से मेरी आगोश में रहती रही हैं? खिज़र ने यकसोई से उसे देखते हुए कहा था। वो मुसहमल सी लाजवाब उसका चेहरा देखती रही। रानिया को आज अदराक हुआ था, खूबसूरत चेहरों के पीछे भयानक फितरत कोई भी रख सकता है। इंसान मुनाफ़क़त दर मुनाफ़क़त में ढला है। एक फितरत चेहरे से मशरूत होती तो हर खूबसूरत चेहरा फ़रेब न देता और हर बदसूरत चेहरे के पीछे भयानक फितरत ना होती। तुम इन सब में शरीक थे खिज़र, लेकिन इबाद से नाजायज़ ताल्लुक मैन नहीं, डियर रानिया। खिज़र ने एक आंख विंक करके उसका गाल थपथपाया था। रानिया को उसकी मुस्कुराहट जहर तरीन लगी। मैं बहक गई थी, उसने लर्जीदा लहजे में कहा। कैसी हो तुम जो हर एक के साथ बहक जाती हो, किसी को बहका देती हो, कभी खुद बहक जाती हो। खिज़र ने तल्ख मुस्कुराहट से उस पर कीचड़ उछाला। वो भिपरी थी। तुम फरिश्ते नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल नहीं हूँ। मैं भी बहका, लेकिन उसके बाद मैंने तुम्हारे वजूद के अलावा किसी को नहीं छुआ। झूठे फरेबी, जो कल रात हुरैन के साथ किया वो। मैंने कहा ना, मैं फरिश्ता नहीं हूँ, लेकिन अब माजी में जो हुआ सो हुआ। मैं उसकी सजा अपनी बीवी को क्यों दूँ? उसका ये शरई हक था, उसको मिल गया। यू बास्टर्ड, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। माँ जी को बताऊंगी। वो उसकी जानिब शेर की तरह लपकी। फिर जरा माँ जी को ये भी बताना कि कितनी रातें तुमने इबाद के साथ भी गुजारी। वो मजे से उसका धुआं धुआं चेहरा देख रहा था। रानिया के आसाब कट रहे थे। वो लाजवाब होती लड़खड़ाती हुई बाहर निकल गई। एक रात पहले मंगनी की तकरीब जब अपने अरूज पर थी, खिज़र को किसी ने पीछे से पुकारा था। खिज़र ने पुकारने वाले को देखा और अपने सामने इबाद को खड़े देखकर लब भींचे। इबाद खुद उसके करीब आ गया था। आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। इबाद ने हाथ में पकड़ी फाइल उसके सामने की थी। खिज़र ने तेज नजरों से उसे देखते फाइल झिपट ली और फाइल उसके सामने करके मुस्कुराया था। इबाद ने उसकी मुस्कुराहट को नासमझी से देखा। तुम ये फाइल जिसको दिखा रहे हो, ये मुआहिदे को मुकर्रर करने वाला मास्टरमाइंड मैं था। खिज़र की बात पर उसके सर पर तो सातों आसमान टूट पड़े थे। रानिया और मेरा दोनों का मंसूबा था ये। वो एक साइड की स्माइल पास करके आंख दबा गया था। इबाद को उसकी ये अदा पसंद आती अगर उसके पीछे खिज़र का धोखेबाज रूप ना होता तो। इबाद उसकी तरफ झिपटा था। तुम सब ने हुरैन का इस्तेमाल किया? नहीं, हम सब ने हुरैन का इस्तेमाल किया। खिज़र ने संजीदगी से तस्दीक की थी। बिल्कुल, तुम सही कह रहे हो, हम सब ने हुरैन का इस्तेमाल किया। इबाद की आंखों में नमी जमा होने लगी थी। लेकिन जानना चाहोगे रानिया ने तुम्हारे साथ क्या किया? इबाद ने हकारत से कहते उसके सामने अपना मोबाइल किया था और एक वीडियो चला दी, और वो वीडियो इबाद और रानिया की थी। खिज़र के आसाब चटकने लगे। उसे रानिया से यूं दगाबाजी की तवक्को नहीं थी। तुमने जिसको पाने के लिए ये किया ना, उसने अपना मकसद पाने के लिए खुद को मेरी बाहों में गिरा दिया। तुमने सही कहा खिज़र, हम ज़्यादा गिर चुके हैं। इबाद ने भराई आवाज़ में कहा था और सुम्मुम बुकमुम खड़े खिज़र की जेब में वो मोबाइल डालता वहाँ से चला गया था। खिज़र ने जैसे सदमे में से निकलते अपने बालों में हाथ फेरा। ये क्या किया था रानिया ने? वो चटकते आसाब को संभालने के लिए वहीं कुर्सी पर बैठ गया।
उसने, रानिया ने, इबाद ने, तीनों ने एक दूसरे को हासिल करने के लिए ये क्या कर दिया था। उसने दूर कुर्सी पर बैठी हुस्न मलाल की कैफियत में ढली हुरैन को देखा था और शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में डूब गया। लेकिन ये शर्मिंदगी से ज्यादा हुरैन पर गुस्सा था कि उसने अपनी जात को खिलौना बना लिया था। रात का दूसरा पहर ही हुआ चाहता था कि खिजर थका थका कमरे में आया था और बिस्तर पर बैठ गया। उसने बेसलवट बिस्तर पर हाथ फेरकर कल रात हुई अपनी हरकत को तनफुर से सोचा था और दोनों हाथ ढीले छोड़कर पीछे बेड पर गिरा था। रानिया, इबाद और उसने क्या कर दिया था हुरैन के साथ? उसे अपने आप से घिन आने लगी। वो ऐसा तो नहीं था जैसा अपने नफ्स के हाथों बन गया था। सिर्फ रानिया ही क्या, वो खुद भी बराबर का शरीक था। अगर वो इल्ज़ाम सिर्फ रानिया या शैतान पर डालता तो ये उसकी कम हिम्मती और बेगैरती होती, लेकिन इसमें अब भी हया बाकी थी जो वो खुद से भी घिन खा रहा था। ये याद और ज़मीर का ऐसा कौड़ा था जो उसे लहूलुहान किए दे रहा था। रानिया मुस्तरबाना बाल नोचते उठा था और चक्कर काटने लगा। उसे आज भी याद था वो दिन जब रानिया और उसने पहली बार इस मुकद्दस रिश्ते को तार तार किया था। खाने के बर्तन वापस किचन में रखकर अपने कमरे की तरफ लौटते हुए उसको कुछ टूटने और रानिया की हल्की सी सिसकारी सुनाई दी थी। वो इंसानियत के पेशे नजर घबराकर दरवाजा नॉक किए बिना ही अंदर चला गया, लेकिन कमरे में पहुंचकर उसे सामने वाले मंजर ने नजरें झुकाने पर मजबूर कर दिया था। कमरे में नीला नीम अंधेरा था। जमीन पर कांच बिखरा हुआ था और पहले से बहुत मुख्तसर नाइटी में रानिया अपना खून आलूद अंगूठा पकड़े बिस्तर पर बैठी थी, जिससे रानिया की रानें बरहना हो रही थी। रानिया उसको देखकर चौंकी थी और मुतहिर रह गई। वो चुपचाप कमरे से बाहर निकलना चाहता था कि रानिया ने उसे पुकारा था। खिजर, मेरे पाँव की बैंडेज कर दो प्लीज, रानिया ने हल्के से झिझकते हुए कहा था। उसे गुमान नहीं था कि खिजर पलटेगा, लेकिन उसकी हैरत की इंतहा न रही जब वो पलटकर उसकी जानिब आया था और उसके करीब बिस्तर पर ही बैठ गया। क्या करती हैं आप ये सब? खिजर ने उसके पाँव को उसकी रान से हटाकर जमीन पर रखते दो टोक लहजे में पूछा था। रानिया के चेहरे पर जलजले के आसार नुमाया हुए, लेकिन जल्द ही आर्या पार करने के लिए मैदान में कूद गई। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, उसने खिजर की आंखों में देखते हुए जज्ब से इकरार किया था। खिजर ने नजरें चुराई थी। शफाफ गोरे चेहरे पर पिंक लिपस्टिक और रेशमी बाल कमर पर खुले छोड़े। रानिया कहीं से भी उसे बड़ी नहीं लग रही थी। खिजर का दिल इस रेशम को छूने के लिए मचलने लगा, लेकिन हुरैन याद आई थी जो इस वक्त महज ख्याल बनी दूर होती जा रही थी, क्योंकि सामने रानिया और उसकी अदाएं थी। मोहब्बत तो मैं भी करता हूँ। खिजर को अपनी आवाज़ बहुत कमज़ोर सी लगी। क्या मेरी मोहब्बत इसकी मोहब्बत से ज़्यादा ताकतवर है? रानिया ने उसका कमज़ोर लहजा महसूस करते हुए उसके सीने में मुंह छुपाया था और सर उठाकर उसकी आंखों में देखा। खिजर उसको चुपचाप देखने लगा। मोहब्बत ताकतवर तो तब होती ना जब वो उसका सुराग पाता। ये तो एक तरफा मोहब्बत थी जो खिजर को गुमान भी नहीं था कि मिलेगी कभी। वो संजीदगी से उसका चेहरा देखने लगा जहाँ आज मासूमियत टूटकर बरस रही थी। वो खिजर को चुपचाप देखकर पीछे हुई थी और रुख फेर लिया। हमारा एक रिश्ता है और रिश्ता आप जानती है ना? खिजर ने उसकी कलाई पकड़कर अपनी जानिब खींचकर याद दिलाया था। भाई के मरने के बाद वो रिश्ता किसी किताब में नहीं लिखा कि अब हमारे दरमियान में तुमसे निकाह करना चाहती हूँ, और ये मेरी दिली ख्वाहिश है। रानिया ने उसके गाल पर हाथ रखकर एक जज्ब से कहा था। माँ जी, बस खिजर आप हाँ कीजिए, क्या मैं आपकी मोहब्बत के लायक हूँ? रानिया ने उसके लबों पर हाथ धरकर एक इल्तिजा सी मुल्तजी हुई थी। खिजर पिघलने लगा। मुझे कोई एतराज़ नहीं। रानिया की आंखों की नमी में डूबते हुए खिजर उस पर झुका था। रानिया ने दिलो दमाग की सारी रजामंदी से खुद को उसके आगे बिछा दिया। बंदा बशर था, बहक गया। खिजर ने उस रात की सोच से निकलते हुए झुरझुरी ली थी। क्या कर बैठा था वो? काश वो थोड़ा और सब्र करता तो हुरैन उसकी मोहब्बत उसको मिल ही जाती, लेकिन वो गुनाह कबीरा का मर्तकब हुआ। उसने आईना देखा था। आईना आज भी उसे बहुत अनमोल, बहुत खूबसूरत दिखा रहा था। उसका अक्स आईने में कितना भला था, लेकिन यही अक्स अगर ज़मीर की सच्चाई के आईने में देखा जाता तो कितना गदला होता, कितना स्याह। उसको जो लड़कियां पलट कर देख रही थी ये जान करके उसके अपनी ही भाभी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात रहे हैं, थूकती भी ना। खिजर ने अपने चेहरे से नादीदा गलाजत साफ करने की कोशिश की और वापस गुज़िश्ता दिनों में भटकने लगा। हम इतने करीब आ तो गए हैं मगर, खिजर ने उसकी आंखों में झांकते संजीदगी से कहते बात अधूरी छोड़ी थी। मगर क्या? आई वॉन्ट टू मैरी यू। मी टू। उसने खिजर के सीने में मुंह छुपाया था। फिर कैसे करेंगे? माँ जी नहीं मानेंगी। खिजर ने बेबसी से उसको खुद से आहिस्ता से अलग करते कहा था। वो नजरें झुकाए मुस्कुराती हुई उसकी थोड़ी चूम कर बोली, मेरे पास आइडिया है, अगर तुम मानो तो। क्या? रानिया ने उसको अपने इरादे की तफसील बताई थी। खिजर मुतज़्ज़िज़ हुआ, लेकिन एक लड़की ऐसा करेगी क्यों? वो झुंझलाया था। उसका इरादा था कि वो खुद शहनाज को मनाने की कोशिश करेगा। हम ढूंढेंगे ना एक ऐसी लड़की, मगर यूं किसी की जिंदगी खराब करना क्या ठीक होगा? तुम फिक्र मत करो, वो जो करेगी अपनी मर्जी से करेगी, ये मेरा वादा है, उसने खिजर को खुद में समोते हुए कहा था और वो उसकी आगोश में आते ही मुतमईन हो गया।
हुरैन से साइन करवा कर उस रात रानिया ने खुशी खुशी उसको मुआहिदा दिखाया था। वो हुरैन का नाम सुनकर चौंका था, लेकिन एक नाम के कई लोग होते हैं, इस सोच ने उसे आगे सोचने ना दिया। फिर शादी के वक्त उसने हुरैन को देखा तो देखता ही रह गया था। मोहब्बत यूं मिलती है, उसे अंदाजा नहीं था, लेकिन अब मोहब्बत का नाम लेना उसकी नज़र में महज बर्बादी थी, क्योंकि अब वो रानिया को अपना आप सौंप चुका था। दूसरी तरफ जब जब वो हुरैन की जानिब जाने लगता, उसे लगता कि वो खुद से रानिया से हुरैन से धोखा कर रहा है, इसलिए ज़ब्त का दामन थामे रखता। उसके बावजूद भी वो हुरैन की तरफ माइल होने से खुद को रोक नहीं पा रहा था, इसलिए उसने रानिया से अपनी बेबसी का इजहार किया था और इबाद वाला ड्रामा किया गया। वो तलाक देने की हिम्मत खुद में ना पाते वहां से निकल गया था। उसे लगा था कि उसके आने तक शहनाज ने हुरैन को घर से निकाल दिया होगा, लेकिन हुरैन को अपने घर में यूं ही बराजमान देखकर हकीकी बेबसी का एहसास हुआ था, और उसके बाद जो हुआ बहुत जल्दी हुआ। उसे रानिया से इस हरकत की तवक्को नहीं थी। माँ जी को भी मेरी इस हरकत की तवक्को नहीं होगी जो मैंने किया। उसके अंदर नाम निहाद इंसान को रुलाया था। उसी वक्त दरवाज़ा खुला था और रानिया सब्ज़ साड़ी में नशे में डोलती अंदर आई। आज अपने कमरे में नहीं जाना क्या? शहनाज बेगम ने हुरैन को अपने बिस्तर पर हथेलियाँ घूरते हुए पाया तो लिताड़ा। हुरैन ने खाली खाली निगाहों से उनको देखा था। दिल घबरा रहा है, उसकी आवाज़ और आंखें एक साथ बनाई थीं। क्यों? क्या हुआ? शहनाज बेगम ने उसकी जानिब हाथ बढ़ाकर उसे अपनी तरफ पुचकारा और वो नन्ही बच्ची की तरह उनकी बाहों में समाकर फूट फूट कर रोने लगी। ना जाने उसके दिल में आज क्या खदशात उभर रहे थे। मेरे बच्चे ऐसे नहीं रोते। उसको यूं रोता देखकर शहनाज बेगम को उस पर तरस आया था और वो उसे संभालने लगी, लेकिन वो बिखरी जा रही थी। मेरी बच्ची रो मत, अगर दिल करे तो चली जाओ, वरना यहाँ ही सो जाओ। उसने प्यार से सिमटकर उसकी नम आंखें साफ की तो वो थोड़ी संभल कर पीछे हुई थी। चलो शाबाश, आज दिल नहीं कर रहा तो ना जाओ, यहाँ ही सो जाओ, लेकिन मेरा एक काम करो, मुझे खिजर के कमरे में छोड़ाओ। इस वक्त हुनैन ने भराई आवाज में पूछा। हाँ, इस वक्त मैं उसे कहूंगी मेरी बहू के लाड उठाया करे, मुझसे उसकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं होते। शहनाज ने प्यार से उसे गले लगाते कहा था। हुनैन को गुनागो सुकून मिला था। आ गया है ना खिजर? हुनैन का सहारा लेकर व्हील चेयर पर बैठते उन्होंने पूछा था। जी आ गए हैं, मैंने देखा था इन्हें कमरे में जाते, हुरैन ने कहा था। शहनाज ने हुंकारा भरा था। हुरैन उनकी व्हील चेयर घसीटते सोचने लगी, वो खिजर का सामना क्यों कर करेगी। आप खिजर उसे नशे में धुत अपने कमरे की दहलीज पर खड़े देख अपनी जगह से खड़ा हुआ। रानिया के हाथ में अब भी वो सेल था जिसमें वीडियो थी, और वीडियो मुसलसल चल रही थी। आप मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? खिजर ने खुदरे लहजे में इस्तफसार किया और रुख मोड़ा था। वो लड़खड़ाते कदमों से तेजी से उसकी तरफ लपकी और उसकी पुश्त से लग गई थी। मैं मेरे साए साथ ऐसा क्यों किया? रानिया की आवाज़ नशे से लड़खड़ा रही थी। खिजर ने अपने सीने पर जमे हाथ सख्ती से पीछे किए थे और बाथरूम की जाने बढ़ा। आज उसको रानिया का लम्स आग लगा रहा था, जिसने पहले ही सब खाकतर कर दिया था। अब बस ज़मीर था जो कचूके लगा रहा था। रानिया मचलकर वापस उसके सामने तन गई थी और उसके सीने से जोंक की तरह चिमटी। अब मेरा लम्स भी बुरा लग रहा है। याद है तुम मुझे यहाँ बाहों में लेकर सोते थे? रानिया ने उसके सीने में मुंह देते शिकवा किया था। खिजर को उसके बदन से उठती महक नागवार गुजर रही थी। वो पास था और मुझे नहीं पता था कि तुम इतना गिर जाओगी, खिजर ने चबा चबा कर कहा था और उसे अपने से दूर धकेला। रानिया नशे में होने की वजह से तवाजुन बरकरार न रख पाई थी और ड्रेसिंग से लगी मोबाइल छूटकर गिरकर बंद हो गया था। खिजर ने निदामत से आगे बढ़ते उसको सहारा देकर बेड पर बिठाना चाहा था। रानिया ने लड़खड़ाकर अपना हाथ झटका। अब क्यों लगा रहे हो हाथ मुझे? वो उससे पहले कुछ कहती। रानिया शहनाज की तेज झंगाड़ पर खिजर ने करंट खाकर पीछे देखा था, जहां शहनाज बेगम का चेहरा गुस्से से लाल भभूका हुए जा रहा था और हुनैन की आंखों में बेयकीनी थी। वो यकटक सदमे से खिजर को देखती ही जा रही थी और आंखों में आंसू लिए वहां से उल्टे कदमों भाग गई। जी सासू माँ, हुक्म दीजिए, रानिया ने कॉलेज बजा लाते हुए पूछा था और बेतहाशा मुस्कुराने लगी। वो बिल्कुल फरामोश नहीं हुई थी। अपना आप और माहौल की संगीनी शहनाज बेगम ने अफसोस और तनफुर से दोनों को देखा और व्हील चेयर वापस मोड़ी। अम्मी, खिजर ने अटकते हुए शहनाज को पुकारा था। लम्हा भर के लिए शहनाज ने खिजर की जानिब देखा था। उनकी आंखों में बिखरे मान की किरचियां थीं। खिजर को अपने तही दामन होने का एहसास शिद्दत से हुआ था। जब तुम दोनों इस गंदगी से निकलकर होश में आ जाओ तो बात कर लेना मुझसे, उन्होंने पथरीले लहजे में कहा था और वहां से चली गई। रानिया लड़खड़ाती हुई अपने कमरे की जानिब चली गई थी और खिजर सर पकड़कर बैठ गया। अगली सुबह शहनाज बेगम का चेहरा स्पाट हो रहा था। सामने पुरइत्तेमाद रानिया और शर्मिंदा सा खिजर बैठा था। अलबत्ता हुरैन रात से कमरे में से नहीं निकली थी। कल रात जो हुआ, शहनाज बेगम ने तमहीदाना बात का आगाज किया तो रानिया ने नखवत से इनकी बात काटी थी। कल रात जो हुआ उसको छोड़िए, क्यों हुआ ये देखकर आपको सब अंदाजा हो जाएगा। रानिया ने खिजर की तरफ मकारी से देखते हुए मोबाइल शहनाज बेगम की जानिब बढ़ाया था। ये अलग अलग मकामात की चंद मिनटों की वीडियो मिली हुई थी, जिसमें खिजर और उसका मिलाप, फिर माहिदे के बारे में बातें, हुरैन को बात के सामने करने की प्लानिंग और कल वाली मुलाकात सब थी। खिजर सुम्मुम बुकमुम बैठा था, जैसे इसको सांप सूंघ गया हो। शहनाज बेगम के हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे गिर गया था
اور ان کا ستا چہرہ آنسوں سے بھیگنے لگا۔ تم سب جتنی بھی چالیں چل لو، آخری جیت والا مہرہ رانیہ کسی کو نہیں دے گی۔ رانیہ نے اٹھ کر موبائل اٹھاتے ہوئے مغرورانہ کہا تھا، اور ان دونوں کی حالت سے ہز اٹھاتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ لاؤنج میں موت جیسا سکوت تھا۔ خضر کافی دیر بعد لڑکھڑاتے قدموں سے چلتے شہناز بیگم کی ویل چیئر کے پاس آ کر بھیگی آنکھیں لیے بیٹھا تھا۔ شہناز بیگم نے اشکوں سے تر بھیگا چہرہ اٹھا کر اس کی جانب ملامتی انداز میں دیکھا۔ آنن فانن ان کا ہاتھ اٹھا تھا اور خضر کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ خضر نے لب کاٹا تھا لیکن کچھ کہہ نہ سکا۔ میرے پیچھے آنے کی کوشش مت کرنا خضر، وہ اپنی ویل چیئر گھسیٹتے انتہائی سختی سے کہہ کر چلی گئی تھی۔ خضر اٹھا تھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا نکل گیا۔ رانیہ اپنے بیٹے زین کو لے کر محض شہناز بیگم کو اذیت دینے کے لیے باہر ملک چلی گئی تھی۔ شہناز بیگم کو کیا اثر ہونا تھا بھلا؟ ان کو تو خضر کا دیا زخم تڑپائے رکھتا۔ انہیں اپنی تربیت سے اتنی گھٹیا پن کی امید نہیں تھی۔ حورین بھی چلے جانا چاہتی تھی لیکن شہناز بیگم کے اکیلے پن نے اسے جانے نہیں دیا۔ قدسیہ کو سچائی معلوم ہونے کے بعد وہ شہناز بیگم اور حورین کو اپنے گھر لے آئی تھی۔ انہیں بھی خضر سے ایسی حرکت کی توقع نہیں تھی۔ وہ لاکھ لاکھ اپنے رب کا شکر ادا کرتی تھی کہ خضر جیسے فتنے کی شادی بنش سے نہیں ہوئی۔ خضر ان دونوں کو بارہا لینے آیا تھا لیکن شہناز بیگم اس کو دیکھ کر منہ پھیر لیتی اور قدسیہ بیگم کی آنکھوں میں تنفر اس کو حقیقی شرمندگی میں ڈال دیتا تھا۔ خضر ان لوگوں کو سپیس دینے کے لیے اسپلائزیشن کے غرض سے US چلا گیا اور پیچھے وہ دونوں ایک دوسرے کے دکھ سکھ کی ساتھی بن گئی، مگر خضر کا دیا گھاؤ شہناز بیگم کو اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ حورین کی امید سے ہونے کی خبر اس تک بھی پہنچی تھی لیکن بنش کے ذریعے وہ شہناز بیگم اور حورین سے باتیں کرنے کے لیے دل محسوس کر رہ جاتا تھا۔ اس کی حورین سے ایک بار بھی بات نہیں ہوئی تھی، البتہ ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر شہناز بیگم کبھی کبھار کر لیتی تھیں۔ چند سال بعد خضر نے کار سے اتر کر اندر قدم رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن اور نمی بھری تھی۔ وہ مزید صحت مند اور خوبصورت ہو گیا تھا۔ گیٹ کے اندر پرسہ دینے آئے مرد حضرات لان میں بیٹھے تھے جن میں عباد رانیہ کو کرسچن شوہر رابرٹ بھی تھا، البتہ بنش کا شوہر رحم ادھر ادھر انتظامات دیکھ رہا تھا۔ خضر کو دیکھ کر اس کی جانب لپکا۔ بڑی دیر سے آئے آپ؟ وہ آپ کی راہ دیکھتی چلی گئی۔ کیا انہوں نے میرا پوچھا تھا؟ خضر نے آہستہ سے پوچھا۔ بہت مشکل تھا اپنی بھرائی آواز پر قابو پانا۔ زبان سے ایک لفظ نہ بولی لیکن محبت آنکھوں سے ظاہر نہ ہو تو محبت کیا کہلائے؟ ارحم نے ناصحانہ انداز میں کہا تھا اور ایک آدمی کی پکار پر اس طرف بڑھا۔ خضر من من بھر پاؤں لیے تھکا ماندہ دروازے کو کھولتا اندر آیا تھا۔ اندر کافور اور اگربتیوں کی ملی جلی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز کانوں میں پڑ رہی تھی۔ سامنے لاؤنج کے صوفے وغیرہ اٹھا کر دریاں بچھائی گئی تھیں۔ بیچ میں جنازہ رکھا تھا اور آس پاس پرسے کے لیے آئی عورتیں بیٹھی تھیں۔ انہی میں اس نے بنش کو دیکھا۔ وہ قدرے پر بھی مائل ہو گئی تھی اور روپ بھی نکھر گیا تھا لیکن اس وقت اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ اس کی گود میں چند ماہ کی بچی تھی۔ انہیں پرسہ دینے والیوں میں اس گھرانے کو برباد کرنے والی رانیہ بھی تھی۔ رانیہ اور خضر کی آنکھیں چار ہوئیں تو رانیہ نے دل کے شور سے اور خضر نے نفرت سے نظریں چرائی تھیں۔ رانیہ نے ایک اور کینیڈا میں ہی ایک اور شادی کر لی تھی اور زین کو وہیں بورڈنگ میں ڈال دیا تھا۔ خضر قدم قدم چلتا میت کے پاس آیا تھا۔ کفن دفن ہو چکا تھا۔ خضر نے دھڑکتے دل کے ساتھ میت کا چہرہ دیکھنا چاہا تھا لیکن اس سے پہلے ہی قدسیہ اس کے جانب لپکی تھیں اور سینے سے لگ کر سسکیاں لینے لگیں۔ خضر نے سوچا کیا اس کو چہرہ دیکھنا اب بھی نصیب نہیں ہوگا؟ کتنا تڑپا تھا وہ ان دونوں کو دیکھنے کے لیے، اور آج بھی خضر نے نم آنکھوں سے قدسیہ کی پشت پر تھپکیاں دی۔ وہ چاہ کر بھی رو نہیں سکتا تھا۔ مرد تھا نا۔ ہمارے معاشرے میں مردوں پر یہ جملہ رائج کر کے مردوں کو درد نہیں ہوتا۔ کسی مرد کی بے حسی کسی کو سنگ دل، کسی کو بے درد بنا دیا۔ اب مرد رونا بھی چاہے، پچھتانا بھی چاہے تو اس کی انا کا مسئلہ بن گیا ہے۔ مرد کو درد نہیں ہوتا کہ مذاق وہ بس لب بھینچ کر اپنے جذبات کو قتل کر رہا تھا، اپنے دکھ کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ بنش نے آ کر قدسیہ کو سنبھالا دیا تھا۔ خضر ذرا جا کر حوریہ کو دیکھنا، وہ رو رہی ہے۔ بنش نے اس کی جانب آ کر سرگوشی کی تھی۔ وہ کہاں ہے؟ خضر نے پوچھا تھا۔ وہ بھی اندر ہی ہے، بنش نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ خضر اس کے لہجے پر خائف سا ہوتا پلٹ کر اندر کمرے میں آیا تھا۔ کتنے سالوں بعد وہ اپنی ماں کے کمرے کی دہلیز پار کر رہا تھا اور ایک وقت تھا کہ اس کمرے میں حاضری دیے بنا وہ ایک رات نہ گزارتا تھا۔ اس نے دیکھا پورے کا پورا کمرہ ایسا ہی تھا لیکن اس میں حوریہ کے کھلونوں کا اضافہ ہو گیا تھا۔ بیڈ پر 2 سالہ حوریہ ضد میں ادھر ادھر کھلونے اٹھا کر پھینک رہی تھی اور بیڈ کے بالکل ساتھ رکھی ویل چیئر پر شہناز بیگم جو کافی کمزور ہو گئی تھیں اس کو بہلانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اپنے پیچھے کھٹکا پا کر مڑی تو وہ خضر کو اپنی دہلیز پر اتنے سالوں بعد دیکھ کر تڑپ اٹھی تھیں۔ انہوں نے ممتا کے ہاتھوں مجبور ترس کر باہیں وار کر دی تھیں اور وہ بھی بھاگ کر اس میں بچوں کی طرح سما گیا تھا۔ حوریہ گھر میں نئے شخص کی آمد پر آنکھیں پٹ پٹا کر ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ معاف کر دیجیے مجھے امی، مجھے معاف کر دیجیے امی، وہ تڑپ کر ایک ہی گردان کیے جا رہا تھا۔ میری بوڑھی ہڈیوں میں جان نہیں خضر کہ اب مزید کچھ سہ سکوں۔ تمہاری جدائی اور حورین کی جوان موت نے مجھے توڑ دیا ہے۔ میں مزید نفرت نہیں کر پاؤں گی، میں اکیلے نہیں رہ پاؤں گی۔ انہوں نے بھی ہچکیوں سے روتے ہوئے
अपनी बेबसी का इजहार किया था। खिज़र ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। उसको तो बस ये इत्मीनान था कि इतने अरसे बाद वो उनकी आगोश में आ गया था। एक जलन पर ठंडी मीठी फुहार पड़ गई थी, लेकिन एक जख्म से अब भी खून रिस रहा था। हुरैन, उसने जरा की जरा अलग होकर हुरिया को गोद में उठाया था। वो भी बिला चूंच रहा उसकी गोद में आ गई थी और अपने नन्हे हाथों में खिज़र का चेहरा लिया। ये पहचानती है मुझे? खिज़र के लहजे में सरखुशी सी थी। शहनाज बेगम ने सर आह भरी। हाँ, हुरैन रोज कई बार तुम्हारी तस्वीर इसको दिखाती थी। और शहनाज की आवाज़ भरा गई थी। खिज़र की आंखों में भी नमी चमकी थी। हुरैन की नागहानी मौत उसके लिए भी किसी शौक से कम नहीं थी। वो हुरिया को सीने से लिपटाए वापस लाउंज में आया था और हुरैन का चेहरा दिखने लगा तो कुदसिया ने उसका हाथ पकड़ लिया था। रानिया को इस लम्हे भी कमीनी सी खुशी ने आ घेरा। नहीं, अब तुम इसको नहीं देख सकते, कुदसिया ने रोहानसी आवाज़ में कहा था। क्यों? वो पहली बार कुरलाया था। नामहरम हो चुकी है ये अब तुम्हारे लिए। इसकी वफात होते ही निकाह खत्म हो गया था। एक बड़ी सियानी औरत ने उसे प्यार से समझाया था। खिज़र ने तकलीफ से आंखें बंद की थीं। उसने आगे बढ़कर बिनिश की गोद में हुरिया को दिया था। बिनिश ने खिज़र के इस इकदाम से इसे सवालिया नज़रों से देखा। उसको हुरैन को इतना दिखा दो कि कभी जो मुझे इसकी माँ की याद आए तो इसकी आंखों में बसा उसकी माँ का अक्स में देख सकूं। खिज़र ने टूट टूट कर लफ्ज़ अदा किए थे। बिनिश की आंखों में नमी चमकी। उसने अब सबका सामना भी तो करना था, सबसे मिलना भी था। बाहर निकलते हुए उसने एक औरत की पुकार सुनी थी। उसके मैके तो बता देते। इतला दी है, वो कहते हैं कल परसों तक ही पहुंच पाएंगे। जवाब रानिया ने दिया था। वो थके टूट चुके वजूद के साथ वो मर्दाने में आ गया था। रात में बिस्तर पर हुरिया को लिटाते उसको हुरैन की बात याद आई थी। बेआराम आप सो रहे हैं और पूछ मुझसे रहे हैं। हुरैन की याद ने उसके लबों पर जख्मी मुस्कुराहट बिखेरी थी। खिज़र ने सोई हुरिया के नरम से बालों में हाथ फेर कर उसका माथा चूमा था। आपसे धोखे की पादाश में मैं सारी उम्र बेसुकून रहूंगा, लेकिन हुरैन ये मेरा वादा है, हमारी बेटी की जिंदगी में हमेशा सुकून देता रहूंगा। उसने दिल गिरफ्तगी से कहकर लाइट बंद कर दी थी और हुरिया को सीने में छुपाते हुए सोने की कोशिश करने लगा। हर प्यार भरी कहानी का इख्तिताम ज़रूरी तो नहीं सिर्फ मिलन ही हो। मैंने मोहब्बतों में जुदाई ही देखी है।